क्लियर बात? हाँ या ना? एक बढ़िया बात और बताता हूं, सेल बायोलॉजी किसने पढ़ाई है आपको? न्यूक्लियस किसने पढ़ाया आपको? और मैंने कहा था कि हमें कुछ सेल्स ऐसे भी मिली है जिनमें न्यूक्लियस नहीं होता। ह्यूमन आरबीसी का न्यूक्लियस मैच्योरिटी पर गायब हो जाता है, इसलिए आरबीसी का लाइफ स्पैन छोटा। क्योंकि एक सेल के सेल होने के लिए कितनी चीजों का होना जरूरी है? बाउंड्री, वर्क प्लेस, कंट्रोलर, और कंट्रोलर डीएनए, डीएनए न्यूक्लियस में होता है। और बोलो अगर कंट्रोलर खत्म तो सेल खत्म। हाँ या ना? अच्छे से करें शुरू। तो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर बताना था मैंने आपको। फाइनली भी मैंने मास फ्लो बताया था आपको ना, कि मास फ्लो किसको कहते हैं। तो मास फ्लो किसको कहेंगे? जिसमें प्रेशर का डिफरेंस होगा। हाई प्रेशर टू मॉलिक्यूल्स कहाँ मूव करेंगे? लो प्रेशर, उसको हम बोल देंगे कि भाई ये मास फ्लो है। सही है। अब उससे आगे बढ़ रहे थे, और मास फ्लो के साथ मैंने आपको बताई थी, एक तो भाई प्लांट्स में जो रूट का वाटर, रूट के अंदर जो वाटर का ट्रांसपोर्ट होता है एपिडर्मिस टू जाइलम, दो तरीके से होता है, एपोप्लास्ट और सिम्प्लास्ट। अगर सेल वॉल और इंटरसेलुलर स्पेस से जा रहा है फिर तो एपोप्लास्ट कहेंगे, और अगर सेल के अंदर आ रहा है तो फिर उसको सिम्प्लास्ट कहेंगे। सही है। तो आज उसी को अप्लाई कर रहे हैं हम प्लांट पर। किस पर? प्लांट पर। अब बताइए कि भाई एक प्लांट है ये अपने पास, ठीक है, और प्लांट में प्रेजेंट होता है कौन? जाइलम। इधर देखेंगे ये जो सिस्टम है ये रूट सिस्टम है, और इसके ऊपर की तरफ जो सिस्टम है ये शूट सिस्टम है। ये जो पोर्शन हम बता रहे हैं बच्चे, ये येलो कलर, ब्राउन कलर में जो मैंने बनाया है, ये क्या है? जाइलम है। क्या है? जाइलम है। और इधर हम बताएंगे कि भाई रूट हेयर प्रेजेंट है, ठीक है। अपर पार्ट में बनानी है लीफ। क्या बनाएंगे? ग्रीन कलर की होती है यहाँ, ये ग्रीन लीफ है। और ग्रीन लीफ में आपको पता है वेन्स होती हैं, जाइलम से कनेक्टेड है ये वेन है इसकी। और वेन्स के जो एंड होते हैं वो कैसे होते हैं? ओपन, है ना। वेन्स के एंड कैसे रहते हैं? ओपन रहते हैं। साथ ही याद रखेंगे कि भाई वेन्स में ये वेन तो है ही, इसके अलावा वेनलेट्स भी होती हैं साइडों में, जिनको हम सेकेंडरी वेन्स के नाम से जानते हैं, है ना। और इनके भी एंड क्या है? ओपन। डायग्राम बना लूं मैं थोड़ा सा, है। और मैंने ये भी समझाया था कल कि स्टोमेटा कहाँ होते हैं, और लीफ के मार्जिन्स पर ये ओपन रहते हैं। कौन? वेन्स के ओपन एंड, है ना। और वेन्स के ओपन एंड्स को बोला क्या जाता है? वाटर स्टोमेटा या हाइडेथोड्स, है ना। हाँ बोल दो वाटर स्टोमेटा चाहे। ये जो है ये क्या है? बोलो, या तो बोलेंगे वाटर स्टोमेटा या फिर बोलेंगे हाइडेथोड। सही है। तो बेसिकली हमने कहा था कि जो लीफ है, लीफ के अंदर बहुत सारी सेल्स प्रेजेंट हैं, सेल्स के साथ इंटरसेलुलर स्पेस हैं। उन्हीं इंटरसेलुलर स्पेसेस को हम नाम देते हैं बच्चे हाइपोस्टोमेटल कैविटी या सबस्टोमेटल कैविटी। क्या नाम देते हैं? हाइपोस्टोमेटल कैविटी या फिर सबस्टोमेटल कैविटी। ये जो सेल्स हैं, इस हाइपोस्टोमेटल कैविटी से इंटरसेलुलर स्पेसेस से वाटर का होगा लॉस। क्या होगा? ये लीफ में सेल्स प्रेजेंट हैं, ये ग्रीन कलर में जो बना रहा हूं, तो यहां से क्या होगा? वाटर का, इंटरसेलुलर स्पेस से वाटर का लॉस होगा वेपर की फॉर्म में। इसे हम बोलेंगे ट्रांसपिरेशन। क्या कहेंगे? तो लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर्स फ्रॉम द एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट्स बाय द हेल्प ऑफ स्टोमेटा। ध्यान रहे, ओपन एंड ऑफ वेन जो है ना, उनको हाइडेथोड्स या वाटर स्टोमेटा कहते हैं। वहां से मैंने वाटर का लॉस नहीं करवाया। वाटर का लॉस मैंने कहां से करवाया? सरफेस से, अपर और लोअर एपिडर्मिस। कल भी मैंने समझाई आपको ये बात कि अपर और लोअर एपिडर्मिस पर होते हैं स्टोमेटा, और मार्जिन्स पर जाकर एंड पे किनारों पर खुलते हैं कौन? तो हाइडेथोड से ट्रांसपिरेशन नहीं होता, ट्रांसपिरेशन तो स्टोमेटा से होता है। इसलिए मैं एरो कहीं और से दिखा रहा हूं ट्रांसपिरेशन का, अपर सरफेस से या लोअर सरफेस से। ठीक है।
तो ट्रांसपिरेशन का मतलब यहां से क्या हो गया है, वाटर लॉस। वाटर लॉस होते बोलो इंटरसेलुलर स्पेस में लीफ के यहां डेवलप हो गया है नेगेटिव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। क्या डेवलप हो गया है, नेगेटिव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। तो इंटरसेलुलर स्पेस से पानी की क्या हो गई, कमी। इंटरसेलुलर स्पेस से वाटर का क्या हो गया है, लॉस। तो वाटर की कमी हो गई है। वाटर की कमी हो गई तो इस एरिया में जो पानी था बच्चे वो यहां से बाहर चला गया। तो बताइए पानी अब यहां पर आएगा कहां से, सेल्स में से। तो जो पानी के अंदर सेल्स में पानी की कमी आई है वो कमी कौन पूरी करेगा। तो हम कहेंगे कि भाई जो वेन्स है ना, वेन्स में भी वाटर प्रेजेंट है, क्योंकि जाइलम होता ही है वेन में, तो उनके अंदर क्या प्रेजेंट है, वाटर। तो जो वाटर लॉस हुआ है कहां से, इंटरसेलुलर स्पेस से। तो इंटरसेलुलर स्पेस से जो वाटर का लॉस हुआ है उस लॉस को बैलेंस कौन कर रहा है, वेन्स। तो आप बताइए कि वेन्स ने इंटरसेलुलर स्पेस का पानी फुलफिल करवा दिया। तो अल्टीमेटली अब वेन में पानी की क्या आ गई, कमी आ गई। अब जो कमी वेन में आई है वो कमी कहां से पूरी करेगा, स्टेम के जाइलम से। कहां से, तो ये स्टेम का जाइलम है। इस स्टेम के जाइलम में ये जो ब्लू कलर के मैं बना रहा हूं ना बच्चे, ये क्या है, वाटर मॉलिक्यूल्स। तो बताइए स्टेम के जाइलम से पानी लिया किसने, लीफ के जाइलम ने। लीफ के जाइलम ने जब पानी स्टेम के जाइलम से लिया तो कमी कहां आ गई, स्टेम के जाइलम ने। तो स्टेम का जाइलम पानी कहां से लेगा, रूट के जाइलम से। रूट वाटर कहां से लेगी, रूट की सेल से। और रूट की सेल्स पानी कहां से लेंगी, सॉइल से। तो अल्टीमेटली आप देखो एरियल पार्ट में होने वाले ट्रांसपिरेशन की वजह से कंटिन्यूअस एक वाटर चेन बन गई कि लीफ के इंटरसेलुलर स्पेस से जो वाटर लॉस हुआ वो लीफ का जो वेन का जाइलम है वो फुलफिल करवाएगा। जो पानी वेन में कम हुआ वो स्टेम का जाइलम फुलफिल करवाएगा। और जो पानी स्टेम में कम हुआ वो जाइलम रूट का पूरा करवाएगा। और जो रूट का पानी को खत्म कम हुआ बच्चे तो वो अपने को सॉइल से मिल जाएगा। तो अल्टीमेटली एक चेन बन गई। और आप बताइए रूट हेयर से जाइलम तक पानी कैसे पहुंचता है, दो तरीकों से। अगर सेल वॉल और इंटरसेलुलर स्पेस के थ्रू जाएगा तो एपोप्लास्टिक मूवमेंट होगी, और अगर सेल के अंदर से जाएगा तो सिम्प्लास्टिक। सही है। तो आप बताइए कि अल्टीमेटली एरियल पार्ट में वाटर का लॉस होने की वजह से रूट से वाटर की क्या हो रही है, एंट्री। तो वाटर एंट्री से आप बताएंगे यहां डेवलप हो गया पॉजिटिव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। और बताइए जब दो पॉइंट्स के बीच में प्रेशर का क्या हो, दो पॉइंट्स के बीच में प्रेशर का क्या हो, देन मॉलिक्यूल्स कैन मूव फ्रॉम द हायर प्रेशर टू, एंड दिस प्रेशर मूवमेंट इज नोन एज द मास फ्लो। तो क्या ये मास फ्लो है पूरा, हाँ या ना, अच्छे से। और साथ ही साथ एक बात और लिख सकते हैं हम, बताइए क्या, बताइए वाटर एब्जॉर्प्शन इन प्लांट्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ट्रांसपिरेशन रेट। सही है कि वाटर का जो एब्जॉर्प्शन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, वाटर का एब्जॉर्प्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ट्रांसपिरेशन रेट। सही है बात, यस और नो, बिल्कुल। तो आप बताएंगे कि वाटर एब्जॉर्प्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ट्रांसपिरेशन रेट, जितना वाटर ऊपर से लॉस होगा उतना वाटर यहां से एब्जॉर्ब होगा। तो बताइए लीफ एक ही होती है कि प्लांट में बहुत सारी होती है ना। सोचो बहुत सारे लीफ एक साथ जब वाटर का क्या करें, लॉस, और अपने मेन स्टेम से क्या मांगे, पानी। तो आप बताओ कि जो मेन स्टेम है कौन, इस मेन स्टेम के अंदर डेवलप होगा एक पुलिंग फोर्स। क्या डेवलप होगा, बोलो। इस लीफ के अंदर जितनी भी लीफ होंगी सारी लीफ जब वाटर का क्या करेंगी, एक साथ लॉस करेंगी ना पानी का, यस और नो। तो यहां पर आप बताइए कि डेवलप होगा एक क्या, पुलिंग फोर्स। क्या डेवलप होगा, इस पुलिंग को बोलेंगे ट्रांसपिरेशन पुल। क्या कहेंगे, और बताइए पुलिंग फोर्स को नेगेटिव कंसीडर किया जाता है, बोलेंगे पुलिंग फोर्स को नेगेटिव कंसीडर किया जाता है, नेगेटिव। क्योंकि आप बताइए कि फोर्स जो होता है ना, पुलिंग फोर्स, उसकी डायरेक्शन वाटर फ्लो के जस्ट अपोजिट होती है। किसकी, पुलिंग फोर्स की जो डायरेक्शन होती है वो वाटर एब्जॉर्प्शन के, हाँ आप तीनों इधर आओ मेरे पास, भाग के आओ, लाइन बना के मेरी तरफ खड़े हो जाओ, मतलब फेस मेरी तरफ कर लो और तीनों लाइन में खड़े हो जाओ। आप देखो ये वाटर मॉलिक्यूल्स हैं,
और मैं पुलिंग फोर्स हूं, मेरा काम है वाटर को खींचना। आप सोचिए अगर मैं इस वाटर को खींच के इधर लाऊं तो ये तो इधर आ गया, अब पुलिंग बताओ किस पे लगेगा? ये इधर गया ना। अब मैं अगर खींच को अगर इसको इधर करूं तो अब पुलिंग किस पे लगेगा? थर्ड वाले पे। तो अल्टीमेटली आप सोचते जाओ कि वाटर मॉलिक्यूल इधर बढ़ रहे हैं, पुलिंग फोर्स इधर। तो पुलिंग फोर्स की जो डायरेक्शन होती है बच्चे, वो फ्लो के जस्ट क्या बताते हैं, इसलिए हम नेगेटिव कंसीडर करते हैं पुलिंग को। लेकिन आप सोचो तीनों ऐसे खड़े हो जाओ जैसे पहले खड़े थे लाइन में ही, कंधे पे हाथ रखो तीनों एक दूसरे के। अब देखो बच्चों, मैं ना एक पुशिंग फोर्स हूं और मैं इसको क्या करूं, तो बोलो जिस तरफ मैं क्या कर रहा हूं, फ्लो की डायरेक्शन भी, तो बोलो सेम डायरेक्शन में प्रेशर लगता है तो पॉजिटिव। तो इस प्रेशर को कैसा कंसीडर करोगे? तो बोलो पुशिंग पॉजिटिव, पुलिंग। समझे बात? अब तैयार रहना, 2-3 बार आना पड़ेगा, है ना? समझ रहे हैं बात या नहीं? ये कि जो पुलिंग फोर्स की डायरेक्शन किस तरफ है? हाँ, तो आप बताइए वाटर जा रहा है ऊपर की तरफ, पुलिंग फोर्स नीचे की तरफ बताएंगे, क्योंकि खींच रहा है ना पानी को, इसलिए। समझ रहे हैं बात या नहीं? तो पुलिंग की डायरेक्शन ये है, ये पुलिंग है, और पानी का मूवमेंट इधर है, पॉजिटिव नेगेटिव। वेट तो कर बेटा, वहां तक जाने तो दे। अगर तेरे को सब कुछ पहले से आता तो क्लास में क्यों आया? समझ रहा है मेरी बात? कल भी अपनी इसी चक्कर में क्या कि आगे की बातें करने के टाइम में 40 मिनट खराब हुए हैं क्लास के, इसलिए मैं आज आपको पहले बुलाया मैंने आपको। आप इस बात को समझो। क्या आपको लगता है कि कोहेशन, एडेशन, ट्रांसमिशन, पुल, या सारी बातें मेरे को नहीं पता? पता है ना? मैं वो भी बातें बढ़िया से समझाऊंगा। अभी मैं एक एक स्टेप वाइज चल रहा हूँ। आप फिर कल वाले केस में ही आ गए। आपकी क्लासेस मेरी बात या नहीं? तो जो बच्चा इस क्लास को देखेगा उसका भी फायदा नहीं है इससे। तो मैं ये नहीं कहता कि आप मुझसे क्वेश्चन मत पूछो, मैं हमेशा ये कहता हूं कि आगे की बात पे मत जाओ। कोहेशन, एडेशन, ट्रांसपिरेशन, पुल, सरफेस टेंशन, कैपिलरिटी, सारी बातें समझाऊंगा, लेकिन थोड़ा क्या करना पड़ेगा। हाँ, अभी सिर्फ क्या बता रहा हूं, पुलिंग और पुशिंग का बेसिक डिफरेंस। कुएं से पानी खींचते हो ना, तो बाल्टी पहले अंदर फेंकते हो, फिर ही तो खींच पाते हो। तो जब तक पुलिंग फोर्स अंदर की तरफ जाएगा नहीं तो पानी को ऊपर लाएगा कैसे? मैं फोर्स की बात कर रहा हूं। समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं? तो पुलिंग फोर्स की डायरेक्शन जब तक अंदर की तरफ होगी नहीं तब तक आप पानी ऊपर खींचोगे कैसे? तो कुएं से अगर पानी खींचना है तो पहले बाल्टी कहां फेंकोगे? बस ये पुलिंग फोर्स है। समझ रहे हैं बात या नहीं? तो पुलिंग फोर्स की डायरेक्शन किसकी तरफ बताओगे? वाटर फ्लो के अपोजिट। समझ रहे हैं बात या नहीं? इसलिए हम इसको क्या कह रहे हैं। और पुशिंग जो होता है सेम डायरेक्शन में बताते हैं, इसलिए पॉजिटिव बोलते हैं। यहां से वाटर की क्या हो रही है? एंट्री। क्या हो रही है? तो यहां से प्रेशर पॉजिटिव और यहां से प्रेशर, ठीक है। दो पॉइंट्स के बीच में प्रेशर का क्या हो, तो इसे कहेंगे मास फ्लो। जाइलम में डेवलप हो गया है ट्रांसपिरेशन, क्योंकि पूरा का पूरा एरियल पार्ट जब क्या करेगा, एक साथ ट्रांसपिरेशन, तो वाटर लॉस करेगा। वाटर लॉस से वाटर की डिमांड जाइलम में डेवलप हो गई, तो जाइलम में पानी खींचेगा। क्या होगा? खींचेगा। मतलब जो पानी नीचे की तरफ जाना चाह रहा है उसको खींच रहे हैं कहां? ऊपर की तरफ, एंटी ग्रेविटेशनल फोर्स की तरफ। यस और नो? तो हम बताएंगे कि भाई पानी कहां जाना चाह रहा है, हम खींच के कहां ला रहे हैं, तो इसका मतलब हम उसकी तरफ पहले क्या करेंगे? फोर्स लगाएंगे। तो फोर्स की डायरेक्शन किस तरफ और पानी किस तरफ, इसलिए डायरेक्शन नेगेटिव बताते हैं हम। तो पुलिंग फोर्स नेगेटिव और पुशिंग पॉजिटिव। सिंपल सी बात। बढ़े आगे। अब आप सोचो बच्चे, जब पानी को आप ऊपर खींचते हो तो मैं इन वाटर मॉलिक्यूल्स को क्या नंबरिंग दे देता हूं। मैंने कहा कि भाई ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू, ऐसे ये वाटर मॉलिक्यूल्स हैं। आप बताओ कि वाटर हमने कौन सा खींचा सबसे पहले? ए। यस और नो? ए खींचा तो बी भी तो खींचेगा, बी खींचा तो सी खींचा तो डी खींचा तो। क्यों एक दूसरे के साथ ये वाटर मॉलिक्यूल क्यों खींच रहे हैं? बताइए कि वाटर मॉलिक्यूल्स आपस में क्या कर रहे हैं? एक दूसरे को अट्रैक्ट। और सेम मॉलिक्यूल्स के बीच में जो अट्रैक्शन होता है उसको क्या कहते हैं?
कोहेशन फोर्स। सेम मॉलिक्यूल्स के बीच में जो अट्रैक्शन होता है उसको क्या कहते हैं? कोहेशन फोर्स। यस और नो? तो जब आप पानी को ऊपर की तरफ खींचते हैं तो सिर्फ एक मॉलिक्यूल ऊपर नहीं आता, पीछे चेन आती है पूरी की पूरी। समझ रहे हैं बात या नहीं? चेन आती है, तो ये किसकी वजह से है? कोहेशन फोर्स की वजह से। किसकी वजह से है? समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं? यस और नो? तो आप बताइए, वाटर लॉस की वजह से डेवलप होने वाली टेंशन को हमने ट्रांसपिरेशन पुल कहा। और ट्रांसपिरेशन पुल कैसा? नेगेटिव, क्योंकि वो वाटर लॉस से डेवलप हुआ है। उस वाटर की जो लॉस हुआ है उसकी रिकवरी करने के लिए पानी को ऊपर खींच रहे हैं। जब खींचते हैं तो सिर्फ एक मॉलिक्यूल नहीं आता, बल्क में सारे मॉलिक्यूल एक साथ ऊपर की तरफ आते हैं। ये हो पाता है कोहेशन फोर्स की वजह से। किस वजह से? क्लियर है बात या नहीं? आप एक बात छोटी सी सोच के देखो कि मेरे पास ना पाइप है लंबी, नीचे बाल्टी पड़ी है। इस पानी की बाल्टी में आपने पाइप का एक एंड डुबो दिया, दूसरा एंड मेरे हाथ में है। आप यहां से क्या करो, पाइप में पानी खींचो। पानी कहां आया? ऊपर आया। लेकिन जैसे मैंने खींचना क्या किया, तो नीचे। जब तक तो पुलिंग फोर्स लग रहा था कि मैं सक्शन सक कर रहा था, तो पानी क्या हो रहा था? और जैसे मैंने सक्शन करना क्या किया, नीचे चला गया। समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं? मतलब ये हो गया कि जब तक तो पानी को ऊपर खींचते रहोगे तो पानी ऊपर आता रहेगा, और जैसे सक्शन लगाना क्या कर दिया आपने, तो पानी। इसका सीधा मतलब हम प्लांट पर अगर आए तो आप कहिए कि यहां से ट्रांसपिरेशन पुल होना क्या हो गया, या ट्रांसपिरेशन से वाटर लॉस होना क्या हो गया, बंद। तो जाइलम में वाटर लॉस भी क्या हो गया, बंद। तो जाइलम में टेंशन भी डेवलप। तो जितना पानी जाइलम में ऊपर की तरफ था वो सारा पानी नीचे आ गया। जितना पानी जाइलम में ऊपर की तरफ सारा पानी नीचे आ गया। यस और नो? लेकिन बोलो ऐसा होता नहीं है। ऐसा पूछो क्यों नहीं होता? आप बताइए कि जो जाइलम और वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, बोलो ऐसे, इनके बीच में भी अट्रैक्शन फोर्स होता है यहां। समझ रहे हैं बात या नहीं? जो कि वाटर मॉलिक्यूल्स इस जाइलम को पकड़ के रखते हैं। आप इस फोर्स का नाम क्या देंगे? एडेशन फोर्स। अभी मैं टॉपिक की सिर्फ डेफिनेशंस बता रहा हूं क्या क्या हैं, इनका रियल एप्लीकेशन तो अभी हमने पढ़ना है। अब देखते हैं कि कोहेशन क्या है, एडेशन क्या है, ट्रांसपिरेशन पुल क्या है। तो बोलो, पुलिंग फोर्स लगेगा तो वाटर मॉलिक्यूल को ऊपर खींचोगे, तो वाटर मॉलिक्यूल जब ऊपर खींचोगे तो बल्क में जाएंगे, क्योंकि कोहेशन फोर्स है। मॉलिक्यूल से मॉलिक्यूल जुड़ा हुआ चलेगा। सही है? दूसरा आप बताओ कि जाइलम वॉल और वाटर मॉलिक्यूल बीच फोर्स होगा, उसको क्या बोलेंगे? एडेशन फोर्स बोलेंगे। बेटा काउंटर पर्सन को बुलाओ ना, उनसे बोलो आवाज कर, एक बार आवाज दे दे बस, यहीं से खड़े होके। एग्जामिनर ना एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछेगा मैं आपको क्लियर करता हूं। वो ना पोलर एंड्स की बात करेगा। किसकी? पोलर एंड्स की। या तो सीधा बोल दो कि जाइलम वॉल और वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में अट्रैक्शन, एडेशन, हाँ या ना। या फिर क्या बोलेंगे कि जो वॉल होती है ना, वॉल, वॉल के अंदर जो मॉलिक्यूल होते हैं, वॉल को बनाने वाला कौन? बताओ। सेल्यूलोज एक पॉलीसैकेराइड है। जब इस पॉलीसैकेराइड की स्ट्रक्चर पढ़ोगे तो पता चलेगा एक एंड पे क्या फ्री है। बस इसी के साथ तो कौन रिएक्ट करेगा? तो अगर आपसे पूछा जाए कि एडेशन क्यों हो रहा है, अगर आपसे पूछा जाए कि एडेशन क्यों हो रहा है, समझ रहे हो मेरी बात या नहीं? तो आप बताएंगे कि जो जाइलम की वॉल है, आवाज कट रही है बार बार, है ना, चलते चलते बीच में से कट जाती है, फिर आ जाती है, कट जाती है, ऐसे हो रहा है। हेलो, आ रही है आवाज? हाँ। ये एडेशन किस वजह से है? आप बताइए कि जाइलम के अंदर सेल्यूलोज होता है ना, सेल्यूलोज, तो उसका मान लो एक एंड पे OH है, पोलर एंड है। उसी पोलर एंड से वाटर क्या करेगा? रिएक्ट। इसका मतलब जिनके पास पोलर एंड होते हैं वो वाटर से रिएक्टिव होते हैं, और जिनके पास पोलर एंड वो वाटर से रिएक्टिव। तो या तो वो सीधा लिखेगा कि भाई जाइलम वॉल और वाटर मॉलिक्यूल के बीच, या तो सीधा लिखेगा कि जाइलम वॉल और वाटर मॉलिक्यूल के बीच का, या फिर लिखे कि भाई पोलर एंड्स ऑफ द वॉल मटेरियल, जाइलम वॉल मटेरियल या कंपोनेंट के जो पोलर एंड है उनके साथ वाटर रिएक्ट करता है। तो दोनों मतलब एक ही है, एक ही मतलब है दोनों का। आप दुखी मत होना, पोलर एंड्स की बात करें चाहे वो जाइलम वॉल की बात करे। समझ रहे हैं बात या नहीं? अरे हाँ ना तो बोलो। हाँ,
तो यहां बताइए कि वॉल और वाटर मॉलिक्यूल के बीच में लगने वाला फोर्स एडेशन फोर्स, ठीक है। तो कितने फोर्स काम कर रहे हैं बेसिकली पानी को ऊपर ले जाने में? बोलो, एक तो बताओ ट्रांसपिरेशन पुल, क्या बताओगे? किसकी प्रॉपर्टी है? ये है ट्रांसपिरेशन की प्रॉपर्टी। ट्रांसपिरेशन एक्सेस अमाउंट में होने की वजह से जो पुलिंग फोर्स डेवलप हो रहा है ना, उसको हम कह रहे हैं ट्रांसपिरेशन पुल। तो लॉस ऑफ वाटर से, बोलो, जाइलम में जो टेंशन डेवलप होती है उसे क्या बोलेंगे? ट्रांसपिरेशन। ये सेम टू सेम वैसे ही है जैसे कि आप सिरिंज से क्या भरते हैं, दवाई या पानी। सिरिंज पकड़ो, उसके पिस्टन को ऊपर की तरफ खींचो तो लिक्विड सिरिंज में आने लग जाता है ना, तो सक्शन। समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं? और मैंने कहा था आपको बेसिकली प्रेशर पोटेंशियल पॉजिटिव ही याद रखना है, लेकिन पुलिंग के केस में नेगेटिव याद करना, क्योंकि पुलिंग डेवलप होता है वाटर लॉस से और पुशिंग डेवलप होता है वाटर के एडिशन से। तो यहां मुझे बताओ कि जाइलम में जो टेंशन डेवलप हुई है वो लॉस से डेवलप हुई है या एडिशन से? तो बताइए, जाइलम के अंदर डेवलप होने वाली टेंशन को हम क्या कह रहे हैं? ट्रांसपिरेशन पुल। और इसे कंसीडर कैसा करेंगे? कैसा कंसीडर करेंगे? दूसरी प्रॉपर्टी वाटर की, कौन सा फोर्स? तीसरी प्रॉपर्टी वाटर और जाइलम वॉल का। समझ रहे हैं बात या नहीं? तो बताइए, तीन फोर्स तो ये हैं जो वाटर को ऊपर ले जाने में हेल्प कर रहे हैं। कौन? हाँ बेटा, चलो ऐसा करते हैं, यहां से वाटर लॉस बंद कर देते हैं। ये सेम टू सेम वैसा ही है जैसे कि जूस के अंदर स्ट्रो लगा के हम सक्शन करते हैं। तो सोच, गिलास है तेरे पास जूस का, उसमें स्ट्रो लगाई तूने तो पानी ऊपर आना शुरू हो गया। कब आएगा? जब प्रेशर लगाएं, और प्रेशर से क्या होगा? वाटर लॉस होगा ऊपर से। बोल, जितना ऊपर से पाइप से निकल के मेरे मुंह में आएगा उतना ही पाइप में ऊपर चढ़ेगा। मानता है इस बात को? तो यही समझना कि यहाँ एरियल पार्ट में जितनी भी लीव्स हैं वो सारी एक साथ वाटर का क्या करेंगी। तो बता, लीफ में पानी की कमी आएगी, वो कमी आप जाइलम से पूरी करोगे। तो इसका मतलब ट्रांसपिरेशन की वजह से जो टेंशन डेवलप हो रही है ना जाइलम में, वही टेंशन ट्रांसपिरेशन पुल है जिसकी वजह से पानी ऊपर चढ़ रहा है। अब आपका कहना यह है कि ऊपर से अगर ट्रांसपिरेशन हो ही ना, ट्रांसपिरेशन अगर ऊपर से, तो भी पानी ऊपर तो चढ़ ही रहा है। कहां चढ़ रहा है? लॉस की वजह से तो हो रहा है। तो बताओ, एरियल पार्ट में लीफ से जब वाटर का लॉस होता है, उस लॉस की वजह से टेंशन डेवलप होती है, उसी टेंशन का नाम तो पुलिंग फोर्स है। समझ रहे हैं बात या नहीं? यस और नो? तो लॉस ऑफ वाटर से जो टेंशन जाइलम में डेवलप हुई, उसी टेंशन का नाम क्या है? क्लियर है बात या नहीं? केमिस्ट्री पढ़ते हैं ना आप, तो एक टर्म सुनने को मिलती है सरफेस टेंशन। और आप बताइए, जिसका कोहेशन ज्यादा होता है ना, उसकी सरफेस टेंशन भी ज्यादा होती है। बोलो, कोहेशन ज्यादा तो सरफेस टेंशन। कट रही है आवाज बीच बीच में? हाँ, कोहेशन ज्यादा तो सरफेस टेंशन भी। यस और नो? इसका मतलब सरफेस टेंशन ज्यादा मींस मॉलिक्यूल्स का कोहेशन। एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं, केमिस्ट्री वाले अपने तरीके से पढ़ाते हैं, मैं आपको सरफेस टेंशन बताता हूं कि कोहेशन बेसिकली है क्या। आप ऐसे समझो कि मॉलिक्यूल्स के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स है सेम मॉलिक्यूल्स के बीच में, उसको हम कोहेशन कह रहे हैं। सोचो, प्लास्टिक का एक बहुत बड़ा टब है अपने पास, खाली है। यस और नो? पानी नहीं भरा हुआ है लेकिन हवा तो है ही। फिर आप के जाओ टब में, अभी भी कट रही है भाई, ऊपर से क्या करो, आप टब में हाथ लेकर जाओ, यूं लेकर गए ना ऐसे हाथ, हवा है, टब में कुछ नहीं है, कट रही है। टब में अभी कुछ नहीं है, सिर्फ क्या है, खाली टब है, उसमें आप ऊपर से हाथ लेकर जाओ, बोलो बोलो, इजीली चला जाएगा। क्योंकि गैस के जो पार्टिकल्स होते हैं, गैस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, उनके में अंदर कोहेशन फोर्स क्या है? कम है। तो मैं इजीली उसे क्या कर देता हूं? रिप्लेस। तो मेरा हाथ इजीली अंदर जा रहा है। क्लियर है बात या नहीं? लेकिन आप एक बात और सोचो, अगर इसी टब को मैं किससे भर दूं? पानी से, और फिर मैं हाथ अंदर लेकर जाऊं, तो बोलो, पहले की बजाय पानी अंदर, हाथ चला जाएगा पानी में, लेकिन इस बार फोर्स क्या लगेगा? रिप्लेस करने के लिए।
क्योंकि लिक्विड मॉलिक्यूल्स का कोहेशन फोर्स किससे, बस वो फेस पर जो फोर्स लगा रहे हो ना वही टेंशन है, सरफेस टेंशन। और ऐसे अगर मिट्टी भर दो तो सॉलिड में तो और भी ज्यादा हो गया। बोलो सॉलिड का हमें ट्रांसपोर्ट, तो हमें गैस का और लिक्विड का याद करना है, गैस का और लिक्विड का याद करना है, क्या, ट्रांसपोर्ट। समझ रहे हैं बात या नहीं? अब बताओ गैस के मॉलिक्यूल्स में कोहेशन ज्यादा होता है या लिक्विड में? इसका फायदा क्या है मैं बताता हूं, देखो इधर आओ आप दोनों, अपने हाथ की उंगलियां यूं यूं मिक्स कर लो अब ना एक दूसरे के साथ, ऐसे, सिर्फ ऐसे, मोड़ना नहीं है, सीधी रखो बिल्कुल, है ना, ऐसे सामने खड़े हो जाओ बच्चों के। ये देखो आप, ये सिर्फ एक दूसरे से क्या है, जुड़े हुए हैं, लेकिन सॉलिड नहीं है। कोहेशन फोर्स तो है लेकिन अमाउंट में कम है। अगर आप इन दोनों को दूर हटाएं, आप वहीं खड़े रहिए, अगर आप इसको इधर खींचेंगे तो क्या ये अलग हो जाएंगे इजीली? तो सोचो अगर किसी गैस मॉलिक्यूल को मैंने थोड़ा टाइट खींच दिया, थोड़ा जोर से, जैसे अपने जूस पीते ना ऐसे कर लेते हैं, तो बोलो पीछे के मॉलिक्यूल पीछे रह गए, आगे वाले आगे आगे, क्योंकि कोहेशन कम है तो बीच में से कनेक्शन टूट गया ज्यादा फोर्स लगने से, तो बोलो टूट गई मॉलिक्यूल्स, गई कंटिन्यूटी टूट गई, सही है। अब आप इन हाथों को ऐसे डाल के ऐसे पकड़ लो बढ़िया से टाइट पूरा। अब आप जितना मर्जी जोर लगा के इसको खींचो, इसको खींचोगे वो साथ आएगा, ये कोहेशन है लिक्विड का। तो बोलो लिक्विड का कोहेशन गैस से क्या होता है? तो कंटिन्यूटी टूटती नहीं, अगर आप खींचते हैं ना, पुल करते हैं तो जल्दी से कंटिन्यूटी जो है वो ब्रेक और एयर स्पेस नहीं आते फ्लो में। आप सोचो हमारी बॉडी में गैसेस का लॉन्ग ट्रांसपोर्ट है, गैस फॉर्म में है, किस फॉर्म में है? हाँ, ब्लड प्लाज्मा के थ्रू। क्यों? क्योंकि जो हम अगर गैसेस का ट्रांसपोर्ट करवाते ना हमारे अंदर, तो गैसेस का कोहेशन क्या है? तो किसी टाइम पे अगर ब्लड प्रेशर बढ़ जाता, सक्शन थोड़ा जल्दी लग जाता, तो अंदर क्या आ जाते? गैप, और कंटिन्यूटी टूट जाती। अब नहीं टूट रही। क्यों नहीं टूट रही? क्योंकि ब्लड प्लाज्मा में चल रहे हैं। तो लिक्विड से जाने की वजह से लिक्विड का कोहेशन फोर्स गैस की कंपेयर में क्या होता है? तो जल्दी से एयर स्पेस आते नहीं। तो कोहेशन का फायदा समझ में आया? कोहेशन का क्या फायदा? मेंटेन रहती है, टूटता नहीं है। तो बोलो कोहेशन फोर्स से वाटर और वाटर मॉलिक्यूल के बीच में गैप नहीं आता। एडहेशन से बोलो जाइलम वॉल और वाटर मॉलिक्यूल के बीच में गैप नहीं आता। ये वॉल है, मेरा हाथ वाटर मॉलिक्यूल है, वाटर मॉलिक्यूल और के बीच में गैप नहीं आता। किसकी वजह से? बोलो इसका फायदा। पूरा जाइलम कॉलम पानी से भरा हुआ ऊपर की तरफ चलेगा विदाउट एनी एयर स्पेस। पूरा जाइलम कॉलम अंदर से कैविटी पूरी पानी से क्या रहेगी? पानी और पानी के बीच में गैप नहीं आएगा, कोहेशन। वॉल और पानी के बीच में गैप नहीं आएगा, एडेशन। और पूरा जाइलम कॉलम भरा हुआ पानी से ऊपर चढ़ेगा ट्रांसमिशन पुल से। कितने लोगों को ऊपर से गई ये बात? सही है? अरे पूछ ले क्या आ रहा है मन में? हाँ क्लियर है? पक्का? ठीक है। मतलब इस चक्कर में मत रह जाना कि मतलब ऐसा, मैं ये कह रहा हूं कि सारी बातें बताऊंगा, कोहेशन भी बताऊंगा, एडेशन भी बताऊंगा, ट्रांसमिशन पुल भी बताऊंगा, लेकिन आगे नहीं बढ़ना अपने को। जब भी सर आपसे डाउट पूछते हैं या मैं कहता हूं कि भाई आपको कोई प्रॉब्लम है तो बताइए, तो इसका मतलब होता है कि अब तक जो पढ़ा दिया गया उसमें कोई प्रॉब्लम है तो बताओ, है ना? आगे की बातें तो सारी हमने करनी है। नहीं समझ रहे आप मेरी बात? और मैं आपको बता दूं, मैं क्लास में पढ़ाते टाइम एक बात का खास ध्यान रखता हूं। पूछो क्या? मैं ये मान के चलता हूं कि बच्चे को कुछ नहीं आता, क्योंकि अगर मैंने ये मान लिया ना कि बच्चे को सब, तो फिर इसका मतलब ये हो जाता है कि मेरे मुंह से फिर बार बार एक ही शब्द निकलेगा, ये तो तुम जानते ही हो, अच्छा ये तो तुम कर ही लोगे, ये तो ऐसे हो ही जाएगा। तो फिर बच्चा कहता है सर इतना हो ही जाता तो आपके सामने को बैठते। नहीं समझ रहे मेरी बात? तो टोकने का मेरा शब्द मतलब इतना ही होता है कि आप थोड़ा सा कंट्रोल रखनी है अपनी भावनाओं पर। टॉपिक सारा क्लिस्टर क्लियर होगा आपका बढ़िया से। बढ़े आगे। तो पुलिंग जो डेवलप हुई बच्चे, टेंशन डेवलप हुई किसकी वजह से? ट्रांसपिरेशन की वजह से। तो पानी को ऊपर खींचा मैंने। आप सोचो आप ग्राउंड फ्लोर पे हो, दिमाग लगाना थोड़ा सा, आप ग्राउंड फ्लोर पे हो सब लोग। ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे आने के लिए सीढ़ियां वीडियां है नहीं, कुछ नहीं है, आपको फर्स्ट फ्लोर पे आना है और पढ़ना भी आपने मुझसे ही है।
कि सर फिजियोलॉजी पढ़ा रहे हो आप, बढ़िया पढ़ा रहे हो, हमें तो आपसे पढ़ना है, हमें तो ऊपर बुलाओ। कैसे ना कैसे बुलाएं, ना लिफ्ट है ना सीढ़ियां हैं, कुछ नहीं है। तो बच्चा कहता आप रस्सी फेंक दो। मैंने ऊपर से रस्सी फेंक दी, एक बच्चे ने अपने कमर पे बांध ली, मैंने उसको खींचना शुरू किया। मैं पुलिंग फोर्स हूं, मैंने क्या करना किया, खींचना। कितने बच्चों के, मैं एक को खींच रहा तो पीछे से दूसरे का कि मेरी भी क्लास छूट जाएगी, उसने दूसरे को उसने पकड़ लिया, पैरों से पकड़ लिया ना, तो दोनों के बीच में कौन सा फोर्स लग गया। जैसे मैंने दोनों ऊपर उठाए तो फिर, अच्छा बताओ वेट बढ़ रहा है कम हो रहा है, पक्का। आप सोचो जब कोहेशन फोर्स की बात करते हो आप, और टेंशन या पुलिंग फोर्स जो होता है जब पानी को ऊपर की तरफ क्या करेगा, है ना। तो जैसे जैसे कोहेशन फोर्स की वैल्यू क्या होगी, तो वाटर मॉलिक्यूल्स का वेट बढ़ेगा या कम होगा, है। तो कोहेशन फोर्स ट्रांसपिरेशन को रेजिस्ट करेगा या प्रमोट, बताओ मेरे को। एनर्जी ज्यादा एक बच्चे को खींचने में लगानी पड़ेगी या 10 को, तो जितना ज्यादा वेट होगा पुलिंग फोर्स उतना ज्यादा रेजिस्ट होगा। तो आप कह सकते हो ना कि कोहेशन रेजिस्ट करता है किसको, समझे बात या नहीं। अब जब मैं बच्चों को खींच रहा था ना ऊपर, यस, और एक बच्चे के ये जूते का जो लेस है या जूता जो है, पैर जो है, वो कहीं नीचे जमीन पे कोई खड्डा वड्डा था उसमें फंस गया। अब मैं खींच रहा हूं लेकिन वो आ नहीं, जमीन ने पकड़ रखा है, ये बोलो एडेशन है। अब बताओ कि जब पुलिंग फोर्स ऊपर खींचेगा तो वॉल के मॉलिक्यूल तो वाटर मॉलिक्यूल को पकड़ के बैठे हैं कि भाई नहीं नहीं अपने बीच में तो अट्रैक्शन है, हमें नहीं छोड़। तो बताओ एडेशन फोर्स पुलिंग फोर्स को प्रमोट करेगा या रेजिस्ट, समझ रहे हैं बात या नहीं। तो एनसीईआरटी की लाइन है जो मैं बोल रहा हूं, कोहेशन एंड एडेशन, बोलो, रेजिस्ट द ट्रांसपिरेशन पुल, रेजिस्ट द, आप इधर आओ तीनों, यहां खड़े हो जाओ, यहां से ना इसको पकड़ ले, ऐसे दीवार को पकड़ लो दोनों हाथों से, पकड़ लो फ्रंट में फेस कर लो ऐसे करके, ठीक है। और पकड़ते में ध्यान रखो एक दूसरे के हाथ के ऊपर हाथ हो, ऐसे हाथ के ऊपर हाथ है, बोलो कोहेशन, सही है। इन्होंने दीवार पकड़ रखी है तो बोलो वाटर मॉलिक्यूल और वॉल के बीच में गैप नहीं है, किस वजह से, वाटर और वाटर मॉलिक्यूल के बीच में गैप नहीं है। मैं ऊपर खींच तो पाना मत, सही है। मैं खींच रहा हूं ये, और खींच रहा हूं और खींच, आप सोचो मेरी बात जो समझाना चाह रहा हूं, जितना ये दोनों रेजिस्ट करेंगे ना मुझे, उतना ज्यादा मेरा प्रेस्टीज इशू होगा। मैं खींचने की कोशिश करूंगा। एक तो सोचो इसको मैं ऐसे ढीला छोड़ दे अपने आप को, ऐसे मैं खींचू ऐसे ही आ जाए, तो बताओ मेरे को पावर लगानी पड़ी क्या, नहीं लगानी पड़ी ना। तो पुलिंग फोर्स की अमाउंट क्या रही, कम, क्योंकि इसने रजिस्ट ही नहीं किया। अब सोचो अगर ये मुझे क्या करेगा, तो मेरे को पावर कम लगानी पड़ेगी या ज्यादा, है पक्का ना। तो आप बताओ कि भाई ट्रांसपिरेशन पुल जो है कौन, इसको कोहेशन और एडेशन क्या कर रहे हैं, कोहेशन और एडेशन क्या कर रहे हैं, किसको। तो पुल की अमाउंट ज्यादा होगी या कम, बस। एनसीईआरटी कहती है कोहेशन एंड एडेशन रेजिस्ट द ट्रांसपिरेशन पुल एंड इन जाइलम हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ, हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ डेवलप हो जाती है। हाई मतलब टेंसाइल मतलब खिंचाव, और स्ट्रेंथ मतलब पावर। तो बोलो खींचने की पावर डेवलप हो जाती है कि भाई ये मुझे अगर मेरे साथ देता, मैं इसको कहता कि आजा तो आ गया, नहीं समझ रहे आप मेरी बात। लेकिन आप सोचो अगर ये आने से क्या कर दे, तो मुझे पुलिंग क्या करना पड़ेगा, ज्यादा लगाना। जितना ये दोनों मना करेंगे उससे ज्यादा मुझे क्या करना पड़ेगा। तो बताओ ट्रांसमिशन पुल की अमाउंट ज्यादा डेवलप होगी या कम, तो बोलो ट्रांसमिशन पुल की अमाउंट क्या होती है। और हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ डेवलप हो जाता है, क्यों, क्योंकि कोहेशन और एडेशन रेजिस्ट करते हैं ट्रांसमिशन पुल को। कितने लोगों को ऊपर से गई ये बात। एनसीईआरटी की लाइनें हैं ये सारी की सारी, है ना। 188 पे देखो कोहेशन एडेशन और सरफेस टेंशन लिखा है ना, इसके नीचे क्या लिखा है, दीज प्रॉपर्टीज गिव वाटर हाई टेंसाइल दैट इज एंड रेजिस्ट ए पुलिंग फोर्स
सही है बात या नहीं? रजिस्ट द, अब पुलिंग फोर्स को ये रजिस्ट करेंगी प्रॉपर्टीज, कोहेशन और एडेशन, तो पुलिंग फोर्स की अमाउंट क्या होगी? तो आप बताइए कि भाई जाइलम में क्या डेवलप हो गया? पानी नीचे खींच रहा है, पानी को वेट जी है ना अकॉर्डिंग टू ग्रेविटेशन, वॉल साइडों में खींच रही है, पुलिंग ऊपर खींच रहा है। बोलो एक ही वाटर मॉलिक्यूल तीन तीन जगह खींच रहा है ना? तो हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ मतलब हाई ज्यादा, टेंसाइल मतलब खिंचाव, तो स्ट्रेंथ मतलब पावर। तो जाइलम में क्या डेवलप हो जाता है? क्लियर है बात या नहीं? वाटर मॉलिक्यूल कितनी साइड खींच रहा है? नीचे वाले वाटर मॉलिक्यूल कह रहे हैं कि नहीं 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 जाना है, नीचे आ जाओ, यही रहेंगे। साइडों में वॉल कह रही है नहीं 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 जाना है, मेरे साथ ही रहो। लेकिन फिर भी पुलिंग फोर्स ऊपर खींच के ले गया, क्योंकि पुलिंग फोर्स की अमाउंट इन दोनों से क्या है? और मजे की बात यह है कि कोहेशन और एडेशन की अमाउंट क्या है लिक्विड की? इससे क्या होता है, जाइलम कॉलम में एयर स्पेस नहीं आता, जाइलम कॉलम में एयर स्पेस नहीं आता, और पूरा का पूरा जाइलम कॉलम पानी से भरा हुआ ऊपर चलता है। कितने लोगों के ऊपर से गई ये बात? आगे बढ़ते हैं। हाँ बेटा, वॉल और वाटर मॉलिक्यूल के बीच में गैप नहीं आने देगा, जिससे क्या है पूरा जाइलम कॉलम फुलफिल होकर चलेगा, खाली नहीं होगा कहीं से भी। खाली होगा तो फिर कंटिन्यूटी टूट गई ना, कंटिन्यूटी टूट गई, और कंटिन्यूटी टूट गई तो कोहेशन कम हो गया, कोहेशन कम हो गया तो इसका मतलब गैप्स आ गए, गैप्स आ गए तो अब आप खींचोगे तो ऊपर का पानी ऊपर और नीचे का पानी नीचे ही रह जाएगा। समझ रहे? लेकिन अगर कंटिन्यूटी बनी रहेगी तो हमेशा चलता रहेगा वो फ्लो, है ना? और कोहेशन इसी में हेल्प कर रहा है। हाँ बेटा, हाइड्रोथोड्स की बात बाद में करेंगे, आप तो अभी ट्रांसपिरेशन की बात करो, हाइड्रोथोड्स की तो बात ही नहीं है अभी। और सुना? हाँ, पुलिंग फोर्स हमेशा कोहेशन से ज्यादा होगा, तभी तो पानी ऊपर चढ़ेगा। कोहेशन और एडेशन दोनों से, दोनों है ना? सिर्फ कोहेशन क्यों बोल रहे हो आप? कोहेशन और एडेशन दोनों है ना? और बताओ बेटा, काम की बात जल्दी जल्दी। वाटर मॉलिक्यूल्स की जाइलम कॉलम में कौन जा रहा है? तो इसका मतलब जाइलम कॉलम में क्या डेवलप हो गया? और जाइलम कॉलम मतलब वाटर कॉलम, क्योंकि जाइलम के अंदर वाले कॉलम में पानी तो भरा हुआ और कुछ है ही नहीं। अभी वेट करो बेटा, रूट प्रेशर तक नए शब्द क्यों बोल रहे हो आप? देखो आप रिपीटर्स हैं, क्या है? तो मैं हमेशा कहता हूं कि आपको मैं सिखाने आता ही नहीं, आपको मैं रिवाइज कराने आता हूं। तो आप ये टॉपिक पहली बार लाइफ में, बस मैं इसकी तरीके से जचा दूंगा आपके दिमाग में कि कैसे कैसे क्या क्या करना है। थोड़ा सा वेट करिए उसके लिए। कोहेशन फोर्स कैसे? ऊपर तो मैं खींच ही रहा हूं ना पुलिंग से यार, ऊपर तो मैं खींच ही रहा हूं, मतलब वो तो खींच है, वो तो मैं सही कह रहा है, लेकिन ये सोच कि ए और बी जब जुड़ गए तो वेट बढ़ गया या कम हो गया? अगर मैं कह रहा हूं कि कोहेशन फोर्स इसको पुलिंग को रेजिस्ट कर रहा है, तो अकेला ए कर रहा है या बी भी मिलके कर रहा है? मिलके कर रहे हैं। अगर ए बी और सी तीनों जोड़ दोगे तो वेट, ए बी सी डी जोड़ दोगे तो वेट, ए बी सी डी ई जोड़ दोगे तो वेट। इसका मतलब जितना ज्यादा क्या होता जाएगा, कोहेशन बढ़ता जाएगा, उतना ही पुलिंग को रेजिस्ट करने की एबिलिटी बढ़ती जा रही है। नहीं समझ रहा बात? कोहेशन की वजह से, कोहेशन और सरफेस टेंशन सिनोनिमस होती है, ऐसे बताते हैं जिनका कोहेशन ज्यादा उनकी सरफेस टेंशन ज्यादा होती है, और जिनकी सरफेस टेंशन ज्यादा है मींस उनका कोहेशन ज्यादा है। और बताइए, चलें आगे। अब देखो आप, लगातार वाटर का क्या होता जा रहा है, एरियल पार्ट से लॉस, और उसकी वजह से यहां से वाटर लगातार क्या होता जा रहा है? सही है बात या नहीं? तो वाटर कॉलम की एक कंटिन्यूटी बन गई, कंटिन्यूटी मेंटेन की एडेशन ने, और कोहेशन और एडेशन पुलिंग को रेजिस्ट करते हैं या प्रमोट करते हैं? फिर भी पानी ऊपर जा रहा है क्योंकि पुलिंग फोर्स क्या है अमाउंट में। क्लियर है बात या नहीं? बोले एक छुपी हुई प्रॉपर्टी है जाइलम की जो पानी को ऊपर ले जाने में हेल्प करती है। मतलब अकेला ट्रांसमिशन पुल थोड़ी जो पानी को खींच पा रहा है ऊपर, जाइलम खुद भी हेल्प करता है। जाइलम पूछ कैसे? बोलो कैपिलरिटी से। ये प्रॉपर्टी किसकी?
नहीं, ये ट्रांसपिरेशन की, ये और ये प्रॉपर्टी वाटर की और वॉल की, है ना। एक प्रॉपर्टी है जो जाइलम की खुद की प्रॉपर्टी अकेले की, उसका नाम है कैपिलरिटी। क्या नाम है? इसको समझते हैं क्या है। जैसे मान लीजिए एक बीकर है अपने पास, क्या है, और इस बीकर में भरा हुआ है पानी। क्या भरा हुआ है? पानी भरा हुआ है। और इसमें क्या करते हैं, 3 पाइप्स रखते हैं। बोलो पाइप ए, बोलो पाइप बी। शर्त यह है कि तीनों पाइप इस पानी में डूबी हुई होंगी सेम हाइट तक। और पाइप सी, मुझे बताइए तीनों में से डायमीटर किसका ज्यादा है? हैं? सी का। अब क्या हुआ, जब हमने सेम हाइट तक इनको डिप किया ना पानी के अंदर, तो हमने देखा कि जो लेवल वाटर का क्या हाँ है बाहर, वही लेवल वाटर का पाइप के। लेकिन बी के का केस में था कि जो वाटर लेवल क्या था बाहर, उससे थोड़ा वाटर लेवल ऊपर की तरफ है, किसमें? बी में। और सी में तो बोलो जो बाहर का वाटर लेवल है ना, उससे काफी ऊपर है वाटर लेवल, अपने आप ही, अपने आप ही। बस हम क्या कर रहे हैं, पाइप को जैसे जैसे डीप में क्या करवाते जा रहे हैं, अंडा डालते जाते हैं, वैसे वैसे पानी ऊपर अपने आप ही चढ़ रहा है। ये क्या है? कैपिलरिटी। क्या है? क्या बोलेंगे? कैपिलरिटी। समझ रहे हैं बात या नहीं? बेटा ये पानी की बोतल दे तो मुझे, ये थोड़ी साफ भी है और इसमें ट्रांसपेरेंसी भी है, वाटर दिखेगा भी आपको। ये पानी है अंदर इस लेवल तक। आप सोचो इस पाइप का अगर डायमीटर हम क्या कर दें, तो पानी देखो कहां जा गया। मतलब डायमीटर जितना क्या होगा, पानी ऊपर चढ़ने की पॉसिबिलिटीज उतनी, डायमीटर जितना पानी ऊपर चढ़ने की पॉसिबिलिटीज। ये नेचर जो होता है ना पाइप्स का, इसको कैपिलरिटी कहते हैं। कि डायमीटर मतलब पतली पाइप में पानी आसानी से ऊपर चढ़ता है बजाय मोटी पाइप के। पतली पाइप से पानी ज्यादा जल्दी ऊपर चढ़ता है बजाय मोटी पाइप्स के। समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं? यस और नो? मतलब अगर हाइट पर पानी लेकर जाना होगा ना आप, तो पतली पाइप से लेके जाइए आप, ठीक है। और हाइट से पानी लाना होगा तो पतली पाइप से ले आइए। समझ बात या नहीं? अब आप बताओ कि ऐसा जाइलम के साथ कैसे होता है। आप बताइए, जाइलम सेल जब पहली बार बनती है ना, फर्स्ट टाइम, बोलो ऐसे, तो पैरेन्काइमा होती है। बोलो ये जाइलम सेल का टीएस है और ये जाइलम सेल का एलएस है, जिनको हम वेसल के नाम से जानते हैं। किस नाम से? और बताइए फर्स्ट ऑफ ऑल जब वेसल बनती है तो पैरेन्काइमा सेल होती है। आप बताइए जब प्लांट एनाटॉमी आप पढ़ेंगे ना, तो बेसिक फंडामेंटल टिश्यू ऑफ द प्लांट बॉडी इज पैरेन्काइमा आपको पढ़ना है। तो ये सेल्स कैसी हैं? पैरेन्काइमा सेल्स हैं। कैसी हैं? पैरेन्काइमा सेल्स हैं। तो ये टीएस और ये एलएस, इसी का सही, हाँ या ना? अब बताइए जब जाइलम बनना होता है तो जाइलम की वॉल में लिग्निन का डिपोजिशन होता है। बोलो ऐसे, जाइलम की वॉल में, जाइलम की वॉल में, तो जैसे जैसे लिग्निन इसमें क्या होता जाएगा, जैसे जैसे लिग्निन इसमें क्या होता जाएगा, वॉल की थिकनेस क्या होती जाएगी। आप बताओ अंदर वाली कैविटी का डायामीटर रिड्यूस होता जाएगा। तो बोलो अंदर से ये पाइप की जो कैविटी है वो नैरो हो जाएगी और वॉल क्या हो जाएगी, थिक। किसके डिपोजिशन से? इसका मतलब अभी जो डायामीटर आपको इतना बड़ा दिख रहा है ना बच्चे, ये डायामीटर आफ्टर डिपोजिशन यही रह जाएगा। तो बताओ वेसल्स में लिग्निफिकेशन होने से जाइलम जो कैविटी होती है उसका डायमीटर बढ़ता है या रिड्यूस होता है? तो बताओ लिग्निफिकेशन ऑफ द जाइलम वॉल से वेसल्स में कैपिलरिटी का नेचर आ जाएगा या नहीं आ जाएगा? और बोलो इतना रिड्यूस हो जाता है डायमीटर कि अंदर का प्रोटोप्लाज्म भी खत्म हो जाता है और ये एक खाली होलो पाइप रह जाती है। बस जाइलम एक खाली होलो पाइप रह जाती है। कौन? समझ रहे हैं बात या नहीं? यस और नो? तो याद रहे बच्चे कि ये जब जाइलम में लिग्निफिकेशन होगा तो जाइलम वॉल का डायमीटर रिड्यूस होगा, तो इसमें क्या होगा बच्चे, अंदर का डायमीटर कैविटी का कम, तो पाइप अंदर से नैरो हो जाएगी या वाइड? तो नैरो होने से बच्चे कैपिलरिटी नेचर डेवलप होगा या नहीं? तो आप बताइए पुलिंग फोर्स तो पानी को ऊपर खींच ही रहा है, तो साथ में जाइलम खुद भी हेल्प करता है कैपिलरिटी से।
और एनसीईआरटी ने आगे इससे कैपिलरिटी की बात तो करी थी आपने, वहां जहां लाइन छोड़ी है, यस और नो। फिर उसने क्या लिखा है आगे, कैपिलरिटी दैट इज द एबिलिटी टू राइज थिन ट्यूब्स। थिन ट्यूब्स का मतलब यहां से आप वॉल से मत सोचिएगा। बच्चा क्या करता है, इस लाइन को पढ़ता है, काउंटर में पीछे पीछे आ जाता है, सर आपने तो कहा था जाइलम वॉल थिक होती है। मैंने कहा वॉल थिक होती है, अंदर वाली कैविटी तो थिन है ना। तो अंदर का डायमीटर जितना कम होगा, वाटर ऊपर चढ़ने की पॉसिबिलिटीज उतनी। समझ पा रहे हैं बात, यस और नो? अच्छे से चलें आगे, यहां तक को प्रॉब्लम बेटा? किसमें? कैपिलरिटी में? कोहेशन और एडेशन में तो हाइड्रोस्टेटिक है ही ना बच्चे, पानी का प्रेशर तो है ही। जो वाटर मॉलिक्यूल के लॉस से डेवलप हो रहा है वो नेगेटिव, और जो वाटर मॉलिक्यूल के एडिशन से हो रहा है वो पॉजिटिव। क्या पॉजिटिव और नेगेटिव प्रेशर सिर्फ पानी का ही होता है? नहीं, हाइड्रोस्टेटिक बोल रहे हैं क्योंकि हम पानी का ट्रांसपोर्ट करवा रहे हैं। अगर आप पानी की जगह किसी और लिक्विड का ट्रांसपोर्ट करवाएंगे तो उसका भी नेगेटिव और पॉजिटिव क्या होगा, प्रेशर। लेकिन हम जाइलम से किसको लेकर जा रहे हैं? तो वाटर लिखने की वजह से टर्म क्या लगाई है, हाइड्रोस्टैटिक। कोई प्रॉब्लम? बढ़े आगे। अब बताइए कि ट्रांसपिरेशन अगर ना हो तो बेटा लिग्निन किसको? ये जो मैंने ब्राउन कलर की वॉल जो बनाई है ना, इसमें लिग्निन का डिपोजिशन, बीच वाला हिस्सा जिसमें पानी चल रहा है वो नैरो हो जाता है। अंदर से ही होता है हमेशा, क्योंकि सेल्स सेल वॉल मटेरियल को खुद मतलब डिपॉजिट करती हैं मेम्ब्रेन से, क्योंकि वॉल मटेरियल सिंथेसाइज्ड बाय द सेल, इसलिए प्राइमरी लेयर बाहर की तरफ होती है, उसके अंदर की तरफ सेकेंडरी होती है। सेल बायोलॉजी मैंने पढ़ाई है, आपको बता के आया हूं मैं। डिपोजिशन हमेशा अंदर की तरफ होता है, तो लिग्निफिकेशन भी अंदर की तरफ होगा। अंदर की तरफ होगा तो नैरो होती जाएगा ना अंदर से, है ना। बढ़े आगे। अब सोचो अगर ट्रांसपिरेशन नहीं हो रहा तो, मान लो ट्रांसपिरेशन नहीं हो रहा, बोलो ट्रांसपिरेशन या तो एब्सेंट बता दो या ट्रांसपिरेशन को निग्लिजिबल बता दो। क्या वाटर एब्जॉर्प्शन होगा? हाँ? मैं कह रहा हूं कि ट्रांसपिरेशन नहीं हो रहा, वाटर एब्जॉर्प्शन होगा? हैं? कितने लोग यस कहते हैं, हाथ उठाओ। और कितने नो कहते हैं? वेरी गुड, नो ज्यादा सही हो गया ना, क्योंकि वाटर एब्जॉर्प्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। लेकिन फिर भी देखो, जिन्होंने बोला कि नो वाटर एब्जॉर्प्शन नहीं होगा, उनको तो मैं पहले शाबाश बोलूंगा। पूछो क्यों? क्योंकि वाटर एब्जॉर्प्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ट्रांसमिशन रेट। वो कहते हैं कि ट्रांसमिशन नहीं हो रहा तो वाटर एब्जॉर्ब नहीं हो रहा। और जो लोग यस कह रहे हैं उनको मैं थोड़ा बाद में शाबाश बोलूंगा। पूछो क्यों? क्योंकि जितने भी शब्द उन्होंने बीच में लिए वो सारे गलत थे। कोई गटेशन बोल रहा है, कोई ब्लीडिंग बोल रहा है कि यहाँ वाटर ग्रेडेशन की वजह से होगा, कोई कह रहा है ब्लीडिंग की वजह से होगा। सारी बातें गलत हैं, सही है। और कोई कह रहा है रूट प्रेशर की वजह से होगा, ये भी गलत है। वाटर एब्जॉर्ब होगा इसलिए रूट प्रेशर डेवलप होगा। वाटर एब्जॉर्ब रूट प्रेशर की वजह से नहीं होगा। वाटर एब्जॉर्ब होगा इसलिए गटेशन और ब्लीडिंग होगा। गटेशन और ब्लीडिंग की वजह से वाटर एब्जॉर्ब नहीं होगा। समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं? तो बात ये समझिए ध्यान से, पूछिए कैसे। बोलो अगर ट्रांसपिरेशन नहीं भी हो, निग्लिजिबल हो, तो भी वाटर एब्जॉर्ब होगा, तो भी। कारण उसका बताइए कि मैक्सिमम वाटर एब्जॉर्प्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ट्रांसपिरेशन रेट। लेकिन अगर ट्रांसपिरेशन या नेग्लिजिबल हो तो भी वाटर का एब्जॉर्प्शन तो पूछो क्यों? पूछो क्यों? क्योंकि जो रूट्स होती है ना बच्चे, वो सॉइल से मिनरल्स एब्जॉर्ब करती हैं। क्या एब्जॉर्ब करती हैं? और बताइए मिनरल्स का एब्जॉर्प्शन कैसा होता है? एक्टिव एब्जॉर्प्शन मेनली। कैसा होता है? तो मुझे बताओ, रूट की सेल्स में मिनरल एक्टिवली एब्जॉर्ब होगा तो रूट में मिनरल कम होंगे या ज्यादा? तो मिनरल खुद सॉल्यूट का काम कर सकते हैं क्या? क्या मिनरल्स में ये एबिलिटी होती है कि वो सेल का बच्चे ऑस्मोटिक पोटेंशियल बिगाड़ सकें? बोलो हाँ। स्टोमेटा ओपनिंग के टाइम पे आपने पोटेशियम और Cl- का एग्जांपल लेके समझाई थी ये बात। तो क्या मिनरल्स की एबिलिटी है कि वो सेल का ऑस्मोटिक पोटेंशियल बिगाड़ सकें?
तो आप बताइए बच्चे की जब पानी अंदर आएगा तो किसकी वजह से आएगा? इसका मतलब जब ट्रांसपिरेशन हो रहा था मिनरल तो तब भी एब्जॉर्ब हो रहे थे, लेकिन उस टाइम पे वाटर एब्जॉर्प्शन मेनली ट्रांसपिरेशन की वजह से था, क्योंकि ज्यादा लॉस कहां हो रहा था? ट्रांसपिरेशन से। तो उस लॉस को फुलफिल करने में वाटर एब्जॉर्ब हो रहा था, एक चेन बन गई थी वाटर की। लेकिन अभी सोचो अगर ट्रांसपिरेशन तो फिर सही है। तो बोलो ट्रांसपिरेशन नहीं भी होगा तो वाटर तो एब्जॉर्ब, लेकिन किस वजह से? क्योंकि मिनरल जब एक्टिवली एब्जॉर्ब होंगे तो अंदर डेवलप कर देंगे डीपीडी को, और डीपीडी की वजह से पानी अंदर आएगा। सोचो दिन का टाइम है, सोच के देखो, एक बात है, मैं ना रूट की एक कॉर्टेक्स सेल लूं, मैं रूट की एक, ये सॉइल है और ये जाइलम है, मैं कौन? दिन में मैं क्या कर रहा था जब ट्रांसपिरेशन ऊपर हो रहा था तो पानी ले रहा था, जाइलम को दे रहा था। क्यों? क्योंकि ऊपर पानी की जरूरत बहुत है। जाइलम कहता लाओ लाओ पानी लाओ, ऊपर लेके जाना है भाई, ऊपर लॉस हो रहा है लगातार क्योंकि ट्रांसपिरेशन चल रहा है। अब बोलो स्टोमेटा बंद है लगभग, ट्रांसपिरेशन निग्लिजिबल है, ऊपर वाटर का लॉस नहीं हो रहा, क्या मैं अब भी सॉइल से पानी ले रहा हूं? मैं रूट की कॉर्टेक्स सेल लूं, क्या मैं अब भी सॉइल से पानी ले रहा हूं? बिल्कुल। नो सर वाला कौन बीच में बोला? ऊपर ट्रांसपिरेशन या निग्लिजिबल है, मैं रूट की कॉर्टेक्स सेल लूं, क्या मैं अभी भी पानी ले रहा हूं? पक्का? 100%? ठीक है, मैंने ये पानी लिया, मैंने जाइलम को देने की कोशिश की, लॉस ही नहीं हो रहा। क्या नहीं हो रहा? ये पानी किसके पास रहा? मेरे पास। मैं पी गया इसको, और पानी है और पी गया मैं। बोलो क्या डेवलप होगा? टर्गर प्रेशर। तो बोलो जब ट्रांसपिरेशन ना हो रहा हो या निग्लिजिबल हो तो मिनरल्स के एब्जॉर्प्शन की वजह से रूट कंटिन्यू वाटर को क्या करती है, और रूट की सेल में प्रेशर डेवलप होता है, टर्गर प्रेशर, एंड द टर्गर प्रेशर ऑफ द रूट सेल्स इज नोन एज द रूट प्रेशर। रूट की सेल्स का जो टर्गर प्रेशर होता है कलेक्टिवली वही क्या है? क्या है? तो आप बताइए यहां क्या डेवलप हो गया? क्या डेवलप हो गया? सही है बात या नहीं? और ये रूट प्रेशर कैसा प्रेशर होगा? बोलो पुशिंग। आप सोचो पानी अंदर से बाहर जा रहा है या बाहर से अंदर आ रहा है? बाहर से अंदर आने की वजह से क्या डेवलप होगा? तो वो टर्गर प्रेशर अंदर की तरफ तो लगेगा। अंदर की तरफ कौन है? बोलो जाइलम। तो बोलो ये पानी प्रेशर की वजह से किस तरफ जाएगा? किसके पास? जाइलम के पास। अब एनसीईआरटी की एक और अच्छी लाइन कवर करवा देता हूं रूट प्रेशर की। पूछो क्या? बोलो दिन में बहुत ट्रांसपिरेशन हुआ, बहुत हाई अमाउंट ऑफ ट्रांसपिरेशन, लॉस ऑफ वाटर ज्यादा हो गया, जितना प्लांट ने सोचा नहीं था उतने उससे भी ज्यादा वाटर लॉस हो गया। बोलो जाइलम में पानी की थोड़ी कमी है, जाइलम में टेंशन थोड़ी ज्यादा डेवलप्ड है। जाइलम शाम को ये कहता है कि ओहो आज तो बहुत काम करना पड़ा, टेंशन में है जाइलम। वो कहता है कि यार पानी है ही नहीं इतना जितना कि लॉस हो गया आज। रूट प्रेशर कहता है चिंता मत कर। रात को जब रूट प्रेशर लगना शुरू होता है ना उधर से, तो पानी कहाँ आता है? तो पहले जाइलम की टेंशन दूर की जाती है, कि जो टेंशन दिन में डेवलप कर दी थी किसने? ट्रांसपिरेशन ने। उसको फिर से बैलेंस कर दिया किसने? आप सोचो रात को 8 बजे ट्रांसपिरेशन होना बंद हो गया, ये निग्लिजिबल हो गया, प्लांट ने अपने स्टोमेटा बंद कर लिया कि भाई सनसेट हो गया है, अंधेरा हो गया है, टेम्परेचर डाउन है, अब अपने को ट्रांसपिरेशन बहुत कम करना है। क्या डेवलप हो गया? जब रूट प्रेशर डेवलप होगा तो रूट की सेल टर्जिड होंगी, उस प्रेशर की वजह से पानी किस में जाएगा? तो बोलो जो जाइलम में टेंशन डेवलप हुई थी कब? वो पहले टेंशन खत्म की जाएगी। एनसीईआरटी कहती है एनॉर्मस टेंशन इन द जाइलम कॉलम ड्यू टू द हाई ट्रांसपिरेशन रेट is removed by root pressure. Enormous tension which developed by high rate of transpiration in the xylem column removed by, तो जैसे मैंने कहा 8 बजे ट्रांसपिरेशन होना बंद हो गया है, निग्लिजिबल हो गया। बोलो रात को 11-12 बजे तक रूट की सेल भी टर्जिड हो गई और जाइलम की टेंशन भी खत्म हो गई। जाइलम बड़ा खुश है, कह रहा है अब पानी अपना भरा हुआ है पूरा, मजा आ गया। सही है? पानी तो फिर भी अंदर आ ही रहा है अभी। सही है? पानी बोलो अंदर आ रहा है तो अंदर से क्या लग रहा है? रूट प्रेशर,
रूट प्रेशर लगेगा ना, तो पुराना पानी, नया पानी, पुराना पानी, नया पानी, पुराना पानी, नया पानी, तो लगातार क्या लगता जा रहा है? कौन सा? पुशिंग। और पुशिंग से धीरे 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 पानी कहां जा रहा है? जा रहा है ना। अब बताओ कि भाई ये पानी आया लीफ के पास, वेन के जाइलम में भी कमी थी पानी की, सेल्स लीफ की सेल में और इंटरसेलुलर स्पेस में भी कमी थी पानी की, तो ये कमी भी पूरी कर दी आपने। बोलो सुबह के 2-3 बज गए, दिन रात को 8 बजे से काम शुरू हुआ है, 2-3 बज गए। अब लीफ की सेल भी क्या हो गई कि हा मजा आ गया भाई, पानी आ गया, अब हम भी फुली टर्जिड है ना। अब आप सोचो जाइलम कॉलम में ना पानी चल रहा है, मैं वाटर मॉलिक्यूल हूं, और ये रूट की सेल्स हैं, और लीफ की सेल्स हैं। ये जितने बच्चे बैठे हैं आगे आगे, ये लीफ की क्या है। अब मैं वाटर मॉलिक्यूल में इससे पूछूंगा पानी चाहिए, कह दे टर्जिड हो गया मैं तो। सुबह सुबह 2-3 दिन तो 2-3 बजे 3-1 बजे के आसपास पानी फैल गया ना। और पीछे से क्या मजे की बात है, पुश लग रहा है। अब भाई चलो आगे चलो, क्योंकि जाइलम में पुशिंग फोर्स है। भाई मैं आगे बढ़ते बढ़ते पूछूंगा भाई पानी चाहिए, सेल फिर कह देगी ना भाई। फिर भी पीछे से क्या हो रहा है, भाई बढ़ो बढ़ो आगे बढ़ो भाई। और पीछे वालों को यही हाल है, सब पूछते आ रहे हैं, लेकिन लीफ ने मना कर दिया कि भाई मेरे को पानी। तो बोलो पुशिंग फोर्स लगते 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 लगते, बोलो ऐसे। वेन्स के ओपन एंड होते हैं ना लास्ट वाले, यहां से वाटर वाटर ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में बाहर आ जाता है, बोलो है ना। इसको कहते हैं गटेशन। अब बताओ गटेशन की वजह से वाटर एब्जॉर्ब होता है ना, वाटर एब्जॉर्ब होता है इसलिए गटेशन होता है। समझे बात या नहीं? तो बोलो अगर ना भी हो ना तो भी वाटर लगातार क्या होता रहेगा, क्या होता रहेगा। लेकिन यहां इस वाटर एब्जॉर्प्शन का मेन कारण कौन होगा? मिनरल का एक्टिव एब्जॉर्प्शन। एनसीईआरटी पेज नंबर 184 है, एपोप्लास्ट और सिम्प्लास्ट वाला डायग्राम है ना, इसके ठीक ऊपर 2 ब्लैक डॉट हैं एपोप्लास्ट और सिम्प्लास्ट वाले, उसके ठीक ऊपर की सेकंड लास्ट लाइन में लिखा हुआ है वाटर इज एब्जॉर्ब along with the minerals by the root hairs purely by the diffusion। बच्चा इस लाइन में सबसे ज्यादा कंफ्यूज होता है, पूछो क्यों? सर आपने तो कहा था मिनरल एक्टिवली एब्जॉर्ब होते हैं, एनसीईआरटी लिख रही है प्योरली बाय डिफ्यूजन। तो बताओ कि ये लाइन भाई मिनरल के एब्जॉर्प्शन की है ही नहीं, ये तो लाइन ही वाटर के एब्जॉर्प्शन की है, कि जो वाटर है वो मिनरल के साथ along with minerals प्योरली बाय डिफ्यूजन एब्जॉर्ब होता है। इसका मतलब एनर्जी वाटर एब्जॉर्प्शन में नहीं लग रही, किस में लग रही है? हाँ, तो मिनरल के एब्जॉर्प्शन की वजह से वाटर एब्जॉर्ब हो रहा है, ऐसे बोलो। समझ रही हो बात या नहीं? और उसकी वजह से क्या डेवलप होगा? और रूट प्रेशर कैसा फोर्स है, कैसा है? तो पहले तो बोलो ये जाइलम की जो एनॉर्मस टेंशन दिन में डेवलप हुई थी ना, उसको खत्म करेगा। जब जाइलम खुश हो जाएगा कि हाँ भाई पानी, फिर धीरे धीरे पानी ऊपर चढ़ेगा। ऊपर चढ़ेगा तो पहले लीफ की कमी पूरी की जाएगी और उसके बाद गटेशन होगा। तो बताइए गटेशन में प्योर वाटर निकलता है या लिक्विड? लिक्विड, यही समझना है। ट्रांसपिरेशन में प्योर वाटर लॉस होता है, बोलो प्योर, क्योंकि वाटर का वेपराइजेशन हो रहा है, सही है। लेकिन गटेशन में बोलो जाइलम सैप का लॉस होता है, पूरा का पूरा जाइलम सैप आ रहा है ना बच्चे। बोलो इसमें जाइलम वाला पानी, मिनरल, पीजीआर, ऑर्गेनिक कंपाउंड, जो भी जाइलम में होता है सब बाहर आता है। तो बोलो गटेशन में इम्प्योर वाटर बाहर निकलता है, गटेशन में, और ट्रांसपिरेशन में प्योर वाटर का ही लॉस होता है। जब गटेशन हो रहा होता है इसका मतलब ट्रांसपिरेशन, और जब ट्रांसपिरेशन हो रहा होता है तो गटेशन नहीं होता। बढ़े आगे। अब ना एक एग्जांपल लेता हूं, कहानी सुनिएगा ध्यान से, अगर आपके दिमाग में घुस गई तो आप थोड़े खुश हो जाएंगे। पूछो क्या? मई जून का दिसंबर या नवंबर का महीना, अभी नवंबर दिसंबर चल रहा है, या दिसंबर जनवरी का मानते हैं, सर्दियां इतनी आई नहीं है। सोचो दिसंबर या जनवरी का महीना, आप कहीं घूमने गए हैं, डॉक्टर वॉक्टर बने हुए हैं, ऐसे घूमने गए, तो आपको अपना बचपन याद आ गया। वहां जहाँ गए थे वहां हरियाली बहुत थी, तो आप वहां पेड़ों पे चढ़ के खेलने कूदने के लिए, ऐसे कि चलो आज सुबह सुबह पेड़ों पे नाच कूद करते हैं, लेकिन आपके कपड़े गीले हो गए,
क्योंकि पत्तों पर पानी था। क्यों? अरे फोग की वजह से भाई। मैंने दिसंबर और जनवरी का एग्जाम्पल लिया है। सर्दियां थी, बोलो बहुत ओस जमी हुई थी, पत्तों पर पानी था, पत्तों से पानी नहीं बोला मैंने, पानी था तो फोग थी, उस फोग से आप गीले हो गए, है ना। लेकिन आप सोचो बच्चे, वहीं जब आप नीचे ग्रास पे उतरे तो ग्रास पे पैदल पैदल चले तो आपके पैर भी गीले हो गए। ये तो दिसंबर की बात है, जनवरी की बात है। तो बच्चा कहता फोग थी, कोई बात नहीं, दोबारा उसी जगह मई जून में घूमने जाओ आप। आज सुबह सुबह उठ के आप फिर पेड़ों पे चढ़ गए, लेकिन आपके कपड़े गीले नहीं हुए क्योंकि फोग है ही नहीं। लेकिन जब आप ग्रास पे पैदल चले तो आपके पैर गीले हो गए, फोग तो है ही नहीं, फिर गीले कैसे हो गए, है ना। यहाँ दो बातों का खास ध्यान रखिए, बड़े पेड़ पे चढ़ते तो गीले नहीं होते, है ना, लेकिन ग्रास पे चलते हैं तो गीले हो जाते हैं। इसका मतलब गटेशन छोटे और नॉन वुडी प्लांट्स में ही होता है, बड़े और वुडी प्लांट्स में नहीं। ट्रीज में आप गटेशन नहीं सोच सकते। गटेशन होने के लिए प्लांट का क्या होना जरूरी है? तो बोलो रूट प्रेशर कम हाइट तक पानी इफेक्टिवली पुश कर सकता है, ज्यादा हाइट तक नहीं। तो रूट प्रेशर क्या बड़े पेड़ों के लिए भी इफेक्टिव है पूरा पूरा? नहीं नहीं, बोलो छोटे प्लांट्स के लिए ज्यादा इफेक्टिव है, नॉन वुडी और जो स्मॉल प्लांट्स होते हैं। कभी पार्क में गए हो आप? पार्क में जाके घास पे बैठे हो तो सामने वाले अपने दोस्त को क्या कहते हो? अरे आजा आजा, यहाँ घास काफी है, देख ये जगह सॉफ्ट है, क्योंकि वो ग्रास नॉन वुडी है, इसलिए बैठ के आहा हा करते हो, क्या ग्रास है। सोचो अगर वुडी होता तो आहा हा नहीं आ करते, चुभता ना। हंस रहे हो? सही बात तो बता रहा हूं। तो ये हंसने की बात नहीं है, एग्जाम्पल है बच्चे की, नॉन वुडी और छोटे प्लांट्स में ही होता है क्या? हाँ, बड़े और वुडी प्लांट्स में गटेशन नहीं पड़ेंगे आप। समझ रहे हैं बात? अच्छे से पूछो कैसे। बोलो पुशिंग ज्यादा इफेक्टिव है ही नहीं हाइट तक। आप इसका भी एग्जांपल लो, क्रिकेट बॉल होती है ना, वो लो हाथ में ऐसे और फेंको ऊपर हाइट पे। अच्छा कितनी हाइट तक फेंक दोगे आप? एक बोल दो, वैल्यू बोल दो। 100 मीटर। मैं बोल देता 100 मीटर। भाई साहब 100 मीटर फेंकते भी ना जान निकल आएगी। एंटी ग्रेविटेशन फेंकना है हाइट पे, लंबाई में तो फिर भी फेंक लोगे, हाइट पे 100 मीटर फेंकते फेंकते। हाँ, नहीं समझ रहे आप मेरी बात? अब दुनिया की सबसे ऊंची इमारत जो आज एग्जिस्ट करती है, नाम बताओ। बुर्ज खलीफा। उसके टॉप पे जाके खड़े हो जाओ, वहां से क्या एक धागा या रस्सी नीचे फेंको, मैं क्रिकेट बॉल बांध देता हूं उसके साथ। कितने लोग वहां खींच लेंगे? क्रिकेट बॉल को खींच लेंगे विदाउट एनी एक्सेप्शन, हर कोई कह रहा है मैं खींच लूंगा। तो बोलो बुर्ज खलीफा बैठ के बॉल को खींच लिया है, लेकिन बॉल 100 मीटर फेंकने में जोर आ गया। तो बोलो हाइट पर ले जाने में पुलिंग इफेक्टिव है, पुशिंग नहीं। इसलिए जो बड़े पेड़ होते हैं उनमें पानी हमेशा ट्रांसपिरेशन पुल से ऊपर की तरफ चढ़ता है, रूट प्रेशर से ज्यादा इफेक्टिव नहीं है। क्योंकि देखो प्लांट बल्की है, बड़ा ट्री है, बोलो रात को जब तक वो रूट प्रेशर डेवलप करने की कोशिश करता है, अपने आप को फुल्ली टर्जिड करता है, तब तक सुबह हो जाती है, ट्रांसपिरेशन फिर से शुरू हो जाता है, मौका ही नहीं मिलता। बोलो छोटे प्लांट्स में सेल्स के नंबर भी कम होते हैं, और दूसरा बच्चे उसकी हाइट भी कम है, तो गटेशन होने के चांसेस ज्यादा है। ऊपर से जा रहा है, बोलो साहब पक्का ना? तो गटेशन की वजह से एब्जॉर्ब होता है पानी? नहीं नहीं, आप इन पे, हाँ एब्जॉर्ब होता है गटेशन। अच्छा अगर मेरे यहाँ ब्लड कट लगा कहीं स्किन पे, कहीं पर भी ब्लड बाहर आएगा क्या? क्योंकि अंदर हार्ट क्या कर रहा है, तो यहाँ वेन्स में प्रेशर है एक, उस प्रेशर की वजह से ब्लड बाहर निकलेगा, हाँ या ना? अच्छा अगर हार्ट काम ना करे तो कट लगाने पे ब्लड बाहर आएगा क्या? आएगा, तुरंत आएगा, आएगा, ऐसी बात है कि नहीं आएगा, लेकिन कम आएगा। जैसा कि वैसे अगर हार्ट काम कर रहा हो, लिविंग बंदे में कट लगाते तो ब्लड बाहर ऐसे तेजी से बाहर आता है, क्योंकि अंदर प्रेशर डेवलप हो गया। लेकिन अगर ऐसे ही कट लगाओ तो ब्लड बाहर आएगा? आएगा, क्योंकि जो सेल डैमेज हुई है उनसे ब्लड तो निकलेगा ही बाहर, सिंपल बात है। लेकिन उतना नहीं आएगा जितना कि ब्लड प्रेशर के साथ आ रहा था। वही आप सोचो अगर किसी प्लांट पर कट लगाया जाए, बोलो ऐसे, किसी प्लांट पर, तो क्या उससे लिक्विड बाहर आएगा? जैसे मान लो ये कोई इंजर्ड प्लांट है, बोलो इंजर्ड
प्लांट पार्ट, सही है। अगर इस पे कट लगे तो क्या इससे कुछ बाहर निकलेगा लिक्विड? बोलो हाँ, सेल्स डैमेज होने की वजह से क्या हुआ है? ब्लीडिंग। तो कट लगाते हैं तो सेल्स डैमेज होती हैं, सेल डैमेज होने से जो लिक्विड बाहर आता है उसको क्या कहते हैं? या बोलो एक्सुडेशन, जो भी आपका मन करे, एनसीईआरटी ने दोनों टर्म यूज की है, एक्सुडेशन, ब्लीडिंग, हाँ या ना? एक बात समझिए, बड़े पेड़ों पे कट लगाते हैं तो लेटेक्स बाहर आता है, ब्लीडिंग हो जाती है। इसका मतलब ब्लीडिंग तो होती है, लेकिन अगर किसी प्लांट में इफेक्टिव रहे कौन, तो ब्लीडिंग ज्यादा हो जाती है, तो ब्लीडिंग ज्यादा हो जाती है। जब एनाटॉमी पढ़ोगे ना आप, तो पता चलेगा कि आपका जो स्टेम का कॉर्टेक्स वाला एरिया होता है ना, इसमें लैक्टिफेरस सेल्स और लैक्टिफेरस वेसल्स होती हैं। उन पे जब कट लगाते हैं हम, वो डैमेज हो जाती है, उनसे लेटेक्स क्या होता है? बाहर आ जाता है। लेकिन बड़े ट्रीज की बात है ये तो, छोटे प्लांट्स में भी अगर कट लगाओगे तो लिक्विड बाहर आएगा, और छोटे प्लांट में कौन काम करेगा? तो रूट प्रेशर से बोलो ये ब्लीडिंग ज्यादा हो जाएगी, रूट प्रेशर से ये ब्लीडिंग ज्यादा हो जाएगी। तो ब्लीडिंग का मतलब है डैमेज पार्ट से लिक्विड का क्या निकलना? बाहर। एक तो ये बात। दूसरी बात ना, एक एग्जाम्पल के तौर पे समझाता हूं मैं आपको कि ये जो स्टेम है, अब बच्चा कहता है सर आपने रूट से पानी एब्जॉर्ब किया, जाइलम को दिया, जाइलम से पानी ऊपर ले गए। भाई साहब आपको गटेशन का कोई डाउट था? अब पूछ लो क्या कह रहे हो। ओपन, अब समझ में आ गया? इसलिए मैं कहता हूं कि आप, मैं डाउट सारे आगे क्लियर कर देता हूं, देख ले। थैंक यू तो बोला ही नहीं आपने मेरे को। अच्छा फिर ठीक है। यहां से वाटर क्या हो रहा है? एंटर, फिर पानी यहां से कहां गया, कहां पहुंच गया? बच्चा कहता है पानी तो आपने लीफ को ही दिया है, पानी तो आपने। अच्छा, क्या स्टेम वाला पोर्शन जिंदा नहीं है क्या? क्या स्टेम में यहां पर सेल्स जिंदा नहीं होंगी? हैं? है सर, तो फिर पानी कैसे मिलेगा इनको? डिफ्यूजन तो हो नहीं सकता क्योंकि लिग्निफाइड है सेल वॉल, और इतनी मोटी वॉल है कि इफेक्टिवली पानी बाहर जा नहीं सकता। लिग्निफाइड होती है ना वेसल्स की वॉल। फिर बोलो यहां से ना जाइलम से जब पानी ऊपर जा रहा होता है तो साइडों में भी निकलता है, इसको लेटरल कंडक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? बच्चा प्लांट एनाटॉमी पढ़ता है ना, तो प्लांट एनाटॉमी में उसको पढ़ाया जाता है कि जो जाइलम है, तो मैं पढ़ाऊं तो मैं भी बताऊंगा, कोई और पढ़ाए तो वो भी बताएगा। जाइलम एक कॉम्प्लेक्स टिश्यू, इसमें 4 टाइप की सेल्स मिलकर क्या बनाती हैं? तो जाइलम, फाइबर्स और पैरेनकाइमा। बाकी तीनों वेसल, ट्रैकेट और फाइबर डेड है, पैरेनकाइमा लिविंग है। और पैरेनकाइमा का फंक्शन बताया जाता है फॉर द रेडियल कंडक्शन ऑफ द वाटर, फॉर द। तो आप बताओ कि जाइलम के साथ ये जाइलम पैरेनकाइमा सेल्स प्रेजेंट हैं। ये क्या करते हैं? जाइलम से पानी लेते हैं और साइडों में, रेडियल साइड में पानी को क्या करते हैं? ट्रांसपोर्ट। लेकिन आप सोचो ये पानी तब ट्रांसपोर्ट करवाएंगे ना जब इनको पानी मिलेगा। इनको पानी मिलेगा कैसे? मुद्दा तो ये है, क्योंकि वॉल तो लिग्निफाइड है, वॉल तो। समझाते हैं। बताइए जाइलम वेसल में, जैसे ये जाइलम वेसल है ना ये, यस और नो, इसमें किसका डिपोजिशन होगा? लिग्निन का। ये जाइलम वेसल है, इसमें किसका डिपोजिशन होगा? तो बताइए जब इसमें लिग्निन का क्या होता है? हो रहा है ना ये डिपोजिशन। बोलो कुछ प्लेस ऐसे होते हैं जहां लिग्निन डिपोजिट होता ही नहीं। बोलो ऐसे होता ही नहीं। तो ये बोलो लिग्निन डिपोजिटेड एरिया है ये वाला, जिसमें मैंने लाइनें खींच दी ना, ये वाला पोर्शन, ये क्या है? लिग्निन का। बोलो कुछ जगह ऐसी होती है जहां लिग्निन का डिपोजिशन, ये जो प्लेस होते हैं ना इनको पिट्स कहा जाता है। 2 तरह के पिट पढ़ोगे एनाटॉमी में, बॉर्डर्ड पिट और सिंपल पिट। लेकिन आप बताइए कि एंजियोस्पर्म्स का मेन ट्रांसपोर्ट का जो जाइलम का कंपोनेंट होता है वो वेसल्स होते हैं। जिम्नोस्पर्म और टेरिडोफाइट में ट्रैकेट्स। और ट्रैकेट्स जो होती है ना, ट्रैकेट्स ऐसी होती हैं, टिप और बेस से नैरो होती हैं और बीच में से वाइड स्पिंडल शेप होती है। इनमें बॉर्डर्ड पिट्स होते हैं। और वेसल्स में
सिंपल पिट्स। ये क्या है, एनाटॉमी बढ़िया से पढ़ोगे। बस आप याद रखिए कि पिट्स वो प्लेस है जहां लिग्निन का डिपोजिशन नहीं होता। तो बोलो जब पानी यहां से ऊपर चढ़ेगा ना, पानी जब यहां से, तो बोलो साइडों में भी निकलेगा। और पिट्स के ठीक सामने कौन है, बोलो पैरेन्काइमा सेल्स। तो पानी जब पिट से आया बाहर तो पैरेन्काइमा सेल्स के थ्रू आगे क्या हो गया, रेडियल कंडक्शन ऑफ वाटर। क्या हो गया, क्या हो गया। तो यहां से जब पुशिंग लगेगा ना यूं, तो बोलो पानी इधर भी तो जाएगा, इधर भी जाएगा, तो इधर क्या हो रहा है, तो और ज्यादा ब्लीडिंग होगी। कोई प्रॉब्लम, ब्लीडिंग समझ में आई, रेडियल कंडक्शन समझ में आया। हाँ, एनाटॉमी के अंदर पढ़ाया जाएगा कि जाइलम पैरेन्काइमा रेडियल कंडक्शन करती हैं, लेकिन रेडियल कंडक्शन होता क्या है वो मैं बता रहा हूं आपको। कोई प्रॉब्लम, मतलब ये वही बात हुई कि जो जिस स्ट्रो से हम जूस पी रहे हैं ना, उसमें साइडों में छेद हैं। सही है बात या नहीं। अब ये छेद हैं तो आप बताइए कि जब हम जूस ऊपर की तरफ खींचेंगे तो साइडों में निकलेगा कम, सही है। लेकिन अगर स्ट्रोस को आपने जूस से भर के एक साइड से क्या कर दिया बंद, और यहां से प्रेशर लगाया करके, तो साइडों में लिक्विड बाहर निकलेगा ज्यादा, तो पुशिंग से ब्लीडिंग ज्यादा हो जाती है। समझ रहे हैं बात या नहीं। नहीं, वाटर स्ट्रेस नहीं बना रहेगा ना, क्योंकि वो एब्जॉर्ब तो बल्क में करेंगे। जितना बड़ा प्लांट है उसमें एब्जॉर्प्शन भी तो बल्किंग है। तो रात को भी तो मिनरल एब्जॉर्ब तो करेंगी ना रूट्स। गटेशन नहीं होता, मैं तो वही तो कह रहा हूं। तो रूट प्रेशर इफेक्टिव नहीं होता लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट के लिए, क्योंकि पुशिंग प्रेशर अगर लगेगा भी तो ज्यादा हाइट तक तो लेके नहीं जा सकता ना पानी को। तो ट्रीज में गटेशन नहीं पड़ना, गटेशन हमेशा छोटे और नॉन वुडी प्लांट्स में। नहीं तो टेंशन क्यों बनी रहेगी, टेंशन तो देखो एनॉर्मस टेंशन तो खत्म होगी। समझो बात को कि रूट वाला जो हिस्सा है यहां से पुशिंग फोर्स लग सकता है, जाइलम में पानी जाएगा भी, जाइलम की टेंशन भी दूर होगी, लेकिन जाइलम से पानी ऊपर ज्यादा इफेक्टिव नहीं जा सकता। मैं कह रहा हूं पुशिंग से पानी इफेक्टिवली ऊपर ट्रांसपोर्ट नहीं करवाया जा सकता। लेकिन क्या पुशिंग के लिए पानी एब्जॉर्ब नहीं किया जा सकता, क्या मिनरल नहीं आएंगे, क्या वाटर एब्जॉर्ब नहीं होगा, क्या सेल्स टर्जिड नहीं होंगी, क्या पुशिंग फोर्स से जाइलम की टेंशन खत्म नहीं की जा सकती, सारे काम होंगे। लेकिन जाइलम से इफेक्टिवली पानी को, क्योंकि हाइट बहुत ज्यादा है, हाइट, और एनसीईआरटी ने इसका एग्जांपल भी लिया 183 नंबर पेज पे। लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट जब पढ़ाना शुरू करती है ना एनसीईआरटी, सेकंड पैराग्राफ के लास्ट में देखो आप, फॉर एग्जांपल द मूवमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल्स, सोचो, अबाउट 50 टेक्स 2.5 सेकेंड, ये इसने आपको वैल्यू दे दी। अब इसकी कैलकुलेशन करना हो, फिजिक्स मैथ बहुत अच्छे से जानते हैं। एट दिस कैन यू कैलकुलेट हाउ मेनी ईयर्स, आप बताओ उस प्लांट में ईयर्स लगेंगे। और तू सोच बेटा, हम जिम्नोस्पर्म पढ़ के आए थे, सिकोआ और मेटासिकोआ हमने पढ़े, फादर ऑफ द फॉरेस्ट, उनकी हाइट तो 100 मीटर से भी ज्यादा होती है, वहां तो पता नहीं कितने साल लग जाते पुशिंग से पानी को ले जाने में। इसलिए ज्यादा इफेक्टिव कौन है, पुलिंग। तो मैं कह रहा हूं पानी ट्रांसपोर्ट नहीं होता लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट, है ना। तो बड़े प्लांट्स में फिर अपने को गटेशन भी याद नहीं करना, या टेंशन खत्म नहीं होती, ये बात तो गलत है ना। टेंशन तो खत्म होती है क्योंकि मिनरल्स तो कंटिन्यू एब्जॉर्ब हो गई और वाटर भी पीछे पीछे आएगा, तो सेल्स की टेंशन तो खत्म होती है, लेकिन पुशिंग से पानी इफेक्टिवली ऊपर नहीं जा पाता। बढ़े भाई आगे, क्या मेरी बातें आपको समझ में आ रही हैं या नहीं, पक्का ना। कारण क्या है कि एनसीईआरटी की ये सारी बातें थ्योरी में लिखी हुई हैं, एक एक बात, डायग्राम है ही नहीं एनसीईआरटी में लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट का, है ना। तो मैं आपको सारी बातें किसके थ्रू बता रहा हूं, डायग्राम के थ्रू। बेटा कब रूट प्रेशर तो कम ही जाएगा ना, ऊपर टेंशन कैसे रहेगी जब ट्रांसपिरेशन हो ही नहीं रहा, तो टेंशन रही कैसे। टेंशन तो डेवलप ही ट्रांसपिरेशन से होती है, ट्रांसपिरेशन हो नहीं रहा, रूट प्रेशर तो तभी लगेगा जब ट्रांसपिरेशन नहीं होगा। अगर ट्रांसपिरेशन हो रहा है, अगर ट्रांसपिरेशन, तो रूट प्रेशर डेवलप कैसे होगा। नाइट के लिए ठीक है, दिन में भी होता है, पूछ कब, जब बारिश का मौसम होता है। सोचो बारिश के मौसम में स्टोमेटा खुले भी रहते हैं तो भी ट्रांसपिरेशन नहीं होता, क्योंकि मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्टर फॉर द ट्रांसपिरेशन इज एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी।
तो ह्यूमिडिटी ज्यादा तो ट्रांसपिरेशन जीरो या नेग्लिजिबल। पढ़ाई है मैंने बहुत बढ़िया से बात। तो सिर्फ आप नाइट का तो एग्जाम्पल लिए है, हमेशा ये नाइट में ही होगा ऐसा जरूरी क्या दिन में नहीं हो सकता? तो फिर बढ़े आगे, कोई प्रॉब्लम? क्या आपको रूट प्रेशर समझ में आया? पानी ऊपर पुलिंग से कैसे जाता है समझ आया? कोहेशन एडेशन की प्रॉपर्टी समझ में आई? कैपिलरिटी आपको समझ में आई? हाँ या ना? अच्छे से। एक लास्ट बात और सुन लो, फिर अपने फ्लोएम ट्रांसपोर्ट की तरफ चलते हैं। बेटा देखो, जाइलम की सारे स्ट्रक्चर्स में फ्लो यूनिडायरेक्शनल होता है। पानी जाइलम में हमेशा नीचे से कभी, हाँ, ना तो जाइलम में वापस आएगा ना ऊपर से नीचे होगा। जाइलम बाय डिफॉल्ट आपको याद करना है यूनिडायरेक्शनल। कहां पर? हाँ हाँ, तो पुल से जब पानी ऊपर जाएगा तो पानी इधर भी निकल जाएगा ना। मैं कहता हूं पिट से पानी साइडों में निकलना पुशिंग से ज्यादा होता है, पुलिंग से कम। कौन सी सेल्स में? बेटा जब जाइलम के बाहर की तरफ फर्क क्यों पड़ेगा? जाइलम तो डेड है। फर्क तो तब पड़ता जब जाइलम लिविंग होता। अच्छा, आप कह रहे हैं कि यहां से जब मैं ऊपर से पानी खींचूंगा इधर, तो पानी इधर से इधर आए। हाँ, इधर से इधर पुलिंग का मतलब आप यही तो कह रहे हो कि जब ऊपर से पानी मैं खींचूंगा तो साइडों वाला सेल्स का पानी वापस आ जाए। आएगा ही नहीं, यही तो मैं समझा रहा हूं। बड़े भाई आगे और भी हो मन में तो इच्छा पूरी कर लो आप। हाँ, मतलब ये ना रह जाए कि भाई मेरा सिलेक्शन इसी वजह से रुक गया, वरना हो जाता। क्योंकि एग्जाम में जितना पूछा जाना है, एग्जाम में +4 की सारी कंडीशन सॉल्व करवा चुका हूं मैं। एग्जामिनर कितना घुमा सकता है, कैसे पूछ सकता है, कहां पर क्या कर सकता है, सारी बातें बता चुका हूं। समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं? अब इससे आगे की बातें आपके सिर्फ दिमाग की उपज हैं, तो आप प्लीज उनको भी रिजॉल्व कर ले, ताकि आपके दिमाग में ये ना रह जाए कि सर उस दिन अगर ये डाउट बता देते तो मेरा सिलेक्शन हो जाता, तो उस वजह से ना रह जाए। दोनों में होगी, लेकिन छोटे प्लांट्स में रूट प्रेशर इफेक्टिव होगा तो वहां पर ब्लीडिंग की अमाउंट ज्यादा हो जाएगी छोटे प्लांट्स के लिए। बेटा सिर्फ छोटे प्लांट्स में, क्योंकि यहां ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर से कटेशन हो रहा है और ब्लीडिंग होती है इंजर्ड पार्ट से। इंजर्ड तो कोई भी पार्ट हो सकता है। और बताइए, कौन सी स्ट्रेंथ? हाँ ऐसे बोलना फिर, ये स्ट्रेंथ कौन सी है? नहीं, टर्मिनोलॉजी अगर आप सही बोलोगे तो याद हो जाएगी ना आपको। अगर आप ये स्ट्रेंथ याद करोगे तो फ्यूचर में यही रहेगा फिर दिमाग में कि सर वो स्ट्रेंथ थी ना, ये स्ट्रेंथ थी ना। वो नहीं करना, अपने को टर्म बोलनी है एग्जैक्ट। रूट प्रेशर से तो क्या बेटा, टेंसाइल स्ट्रेंथ तब आई थी जब क्या हो रहा था, और रूट प्रेशर तब लगता है जब ट्रांसमिशन नहीं हो रहा होता। दोनों चीजों को मिक्स क्यों कर रहे हो आप? बोलो अगर रूट प्रेशर अप्लाई हो गया ना, इसका मतलब ट्रांसपिरेशन नेग्लिजिबल है। समझ रहे बात? तो आप कह रहे हो कि पुलिंग जो था, पुलिंग या जो टेंशन थी, वो टेंशन खत्म किससे हो गई? रूट प्रेशर से। ऐसे मत बोलो, आप बोलो डे टाइम में हाई ट्रांसपिरेशन रेट से जाइलम में जो एनॉर्मस टेंशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स था, वो पुलिंग नहीं है। जाइलम में जो टेंशन थी पानी की, वो टेंशन रूट प्रेशर से रिप्लेस हो गई। रिप्लेस हो गई, उससे पानी ऊपर खींचेगा नहीं, क्योंकि जो टेंशन आप पढ़ रहे हो पुलिंग वाली, वो तो पानी को ऊपर खींचती है। और अगर पानी ऊपर खींच रहा होता तो रूट प्रेशर डेवलप ही क्यों होता? समझ गए बात? अच्छे से बढ़े आगे, तसल्ली है? पक्का? चलो फिर आगे सुनो अब। तो ये जाइलम से वाटर का ट्रांसपोर्ट हो गया। एनसीईआरटी पेज नंबर 183 से शुरू करना पढ़ना आज एनसीईआरटी को आप। लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट हेडिंग है 183 एनसीईआरटी से, और जाना 189 तक। 180 ट्रांसपिरेशन एंड फोटोसिंथेसिस या कॉम्प्रोमाइज तक। हर लाइन बढ़िया से पढ़नी है। कोई डाउट होगा तो मुझसे पूछेंगे। लास्ट लाइन बता रहा हूं एक, उसके बाद आगे बढ़ते हैं, ठीक है? 189 पे एक हेडिंग है बच्चे, अपटेक एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ मिनरल्स। ये दोनों हेडिंग छोड़ देना। अपटेक भी 189 वाला और ट्रांसलोकेशन भी 190 वाला। पूछो क्यों? क्योंकि ये है मिनरल्स का।
और मिनरल्स के लिए पूरा चैप्टर है हमारे पास, वहां करेंगे डिस्कस बढ़िया से। एक बात सुन लो, जब हम रूट की बात करते हैं ना, रूट की, रूट को अगर आप पढ़ोगे तो रूट के टिप पे कौन, बोलो रूट कैप, कैप के पीछे कौन, मेरिस्टेम, मेरिस्टेम के पीछे कौन, एलोंगेशन, एलोंगेशन के पीछे कौन, मैच्योरेशन, ठीक है। और रूट हेयर इस रीजन में होते हैं, ठीक है। आप एक बात याद करिए, जो हम कल पढ़ के आए ना कि पानी पहले एपिडर्मिस में, फिर कॉर्टेक्स में, फिर एंडोडर्मिस में, फिर पेरिसाइकिल में, जाइलम में, फिर जाइलम से ऊपर, और यहाँ एंडोडर्मिस में सुबेरियन स्टेप होती हैं, कैस्पेरियन स्टेप होती हैं, जो कि एपोप्लास्ट नहीं होने देती, प्योरली सिम्प्लास्ट ही होगा, हाँ या ना। ये सारी बातें कल पढ़ाई थी मैंने आपको, यस और नो। आप बताइए, सब मैच्योर रूट में पढ़ते हैं, जहां पर सेल डिफरेंशिएट हो चुकी है, एपिडर्मिस अलग है, कॉर्टेक्स अलग है, एंडोडर्मिस अलग है, पेरिसाइकिल अलग है, जाइलम अलग है, मैच्योर है प्लांट का वो पार्ट जहां डिफरेंशिएशन पूरा हो चुका है। लेकिन सोचो अगर यंग रूट है, अभी अभी बनी है, या फिर आप बताओ रूट का कोई यंग पार्ट है जिसमें अभी डिफरेंशिएशन, क्या वो नहीं करेगा वाटर एब्जॉर्प्शन? करेगा, लेकिन उसमें अभी मैच्योरेशन तो हुआ ही नहीं। तो बोलो इंटरसेलुलर स्पेस एज इट इज पड़े हैं, बोलो ऐसे, सेल्स का डिफरेंशिएशन अभी प्रॉपर, तो बोलो पानी एब्जॉर्ब होता है और सीधा जाइलम में जाता है, पानी और सीधा। यहां आपको डिफरेंशिएट करने की कोई भी जरूरत, क्योंकि आप ये सारे केसेस तब पढ़ते हो मैच्योर पार्ट में रूट के, जब आप डिफरेंशिएशन पूरा कर चुके हो। एपिडर्मिस अपने आप में एक अलग सेल हो, कॉर्टेक्स अपने आप में एक स्पेसिफिक सेल हो, एंडोडर्मिस, पेरिसाइकिल, जाइलम अपने आप में, बोलो यंग रूट में वाटर एब्जॉर्ब होता है और सीधा जाइलम में जाता है। टेंशन डेवलप होती है, पानी अंदर आता है और फ्लो से पानी सीधा कहां पहुंच जाता है, जाइलम में। समझ रहे हैं बात या नहीं? तो बताइए, इन यंग रूट्स वाटर एब्जॉर्ब एंड डायरेक्टली एंटर्स इनटू द जाइलम। तो टेंशन डेवलप हुई, टेंशन से पानी एब्जॉर्ब हुआ तो जाइलम में पहुंचा, खत्म। रहेगी बात याद अच्छे से। और जो हम एपोप्लास्ट और सिम्प्लास्ट पढ़ते हैं, ये हम मैच्योर रीजन के लिए पढ़ते हैं, क्योंकि उसमें डिफरेंशिएशन हो चुका है। बेटा मैं तेरे को बताऊं, तेरा ध्यान कहां था? इसका ध्यान था एनसीईआरटी की लाइन में पहले पढ़ता है, मैं बताऊं तुम्हें, ठीक है। 185 नंबर पेज पे, जहां रूट का के साथ जहां पैराग्राफ शुरू हो रहा है, लास्ट वाला डायग्राम के ठीक साथ में ये वाला पैराग्राफ जहां शुरू हो रहा है, उसको पढ़ के देख। उसमें जाइलम से एपोप्लास्ट पानी होता है, फ्री हो जाता है पानी जाइलम में आने के बाद कैविटी के अंदर, ये यंग रूट्स में पानी डायरेक्ट जाता है। ये बातें साफ साफ लिखी है एनसीईआरटी में, और तेरा दिमाग था वहां, और तो ढूंढ रहा था कि कहां लिखी है ये लाइन। समझ रहे बात या नहीं? और सिंपल बात याद रखो कि हमने एपोप्लास्ट, सिम्प्लास्ट, जो सारी बातें हमने पढ़ी हैं, वो हमने मैच्योर पार्ट के लिए पढ़ी हैं। किसके लिए? जब सेल्स अपने आप में स्पेसिफाई होती हैं, भी मैं स्पेसिफिक हूं, एपिडर्मिस अलग, कॉर्टेक्स अलग, एंडोडर्मिस अलग। और बोलो जो यंग पार्ट है वो तो अभी डिफरेंशिएट, उसमें अभी सुबेरिन का डिपोजिशन भी, तो बस पानी एब्जॉर्ब होता है, सीधा जाइलम तक जाता है। समझे बात? बढ़े आगे, चलो। अमन तिवारी जी, सर के साथ साथ चलो, ज्यादा फायदे में रहोगे। चलो बच्चों, शुरू करते हैं फ्लोएम ट्रांसपोर्ट। फ्लोएम से बोलो फूड का ट्रांसलोकेशन याद करना है पहले तो। किसका? और दूसरा बताइए कि फ्लोएम का ट्रांसपोर्ट अगर पूछा जाएगा तो बाई डायरेक्शनल बताना है। ये बात मैं इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रांसपोर्ट इन प्लांट में भी समझा के आया था आपको, याद है आपको? इंट्रोडक्शन दिया था तब भी ये बात समझाई थी, और आज भी बता रहा हूं। बताइए, इन फ्लोएम, ऐसे लिखो, फूड ट्रांसपोर्ट इन फ्लोएम एट सॉल्यूबल फॉर्म। मतलब फूड का जो ट्रांसपोर्ट होता है ना फ्लोएम में, वो किस फॉर्म में होता है? सॉल्यूबल फॉर्म में, मतलब जो पानी में घुल जाए। पहली बात तो ये याद करो। दूसरा याद करो कि फूड ट्रांसपोर्ट
इन फ्लोएम फ्रॉम हाई टर्गर प्रेशर टू लो टर्गर प्रेशर। आपको मैं क्लियर कर दूं, फ्लोएम ट्रांसपोर्ट के इस मैकेनिज्म को समझाने में आपको टर्गर प्रेशर समझना होता है क्या, इसलिए इसको प्रेशर फ्लो हाइपोथेसिस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? एनसीईआरटी पेज नंबर 191 के ऊपर देखो लिखा है एनसीईआरटी ने, प्रेशर फ्लो हाइपोथेसिस। बताइए, एक साइंटिस्ट थे ई मंच नाम के, जिन्होंने ये बताया हमें, इसलिए इसको मुंच हाइपोथेसिस भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हाँ, ये क्रंच का मंच महान वाला मंच नहीं है, है ना, ये साइंटिस्ट का नाम है बच्चे, ई मंच वाला। आप जब बच्चों के चेहरे पे खुशी आ गई हाथों हाथ मुंच का नाम देखते नहीं है, नहीं? हाँ, तो बताइए, प्रेशर फ्लो हाइपोथेसिस गिवन बाय ई मंच, और एनसीईआरटी ने इसी के अकॉर्डिंग पढ़ाया है हमें। और फूड का जो ट्रांसपोर्ट होता है वो हाई टर्गर प्रेशर टू लो टर्गर प्रेशर आपको याद करना है। रहेगा याद? बढ़े आगे। इसमें याद करिए कि भाई फूड की ना आपको 3 फॉर्म याद करनी है। कितनी? बोलो। एक तो आप बताओ फूड फॉर्मेशन, सही है। एक याद करो फूड का ट्रांसलोकेशन, फ्लोएम से जो हो रहा है ट्रांसलोकेशन, और एक याद करो फूड का स्टोरेज। क्या याद करो? तो बोलो फूड फॉर्मेशन, फूड, बोलो ग्लूकोज की फॉर्म में, फूड का ट्रांसलोकेशन, बोलो सुक्रोज की फॉर्म में, और फूड का स्टोरेज, बोलो स्टार्च की फॉर्म में। बोलो तीनों ही कार्बोहाइड्रेट है, लेकिन फॉर्मेशन सिंपल कार्बोहाइड्रेट मोनोसैकेराइड में होता है, ट्रांसपोर्ट डाइसैकेराइड सुक्रोज की फॉर्म में होता है, और स्टोरेज पॉलीसैकेराइड स्टार्च की फॉर्म में होता है। ठीक है, यहां इस बात का भी आपको खास ध्यान रखना है। पूछो क्या? कि ग्लूकोज जो है वो पानी में सॉल्यूबल है, सुक्रोज जो है वो पानी में सॉल्यूबल है, लेकिन स्टार्च इनसॉल्यूबल है। तो एक बात तो क्लियर हो गई। पूछो क्या? कि जो स्टार्च है, कौन? इसकी फॉर्म में फूड का ट्रांसपोर्ट नहीं हो सकता, क्योंकि फूड का ट्रांसपोर्ट किस फॉर्म में होता है? मजे की एक बात और बताता हूं। पूछो क्या? बोलो स्टार्च ऑस्मोटिकली इनएक्टिव होता है। इसका मतलब पानी में घुलता नहीं है, और पानी में घुलता नहीं तो बोलो पानी का ओपी नहीं बिगाड़ता, या ऑस्मोटिक पोटेंशियल साई एस या साई डब्ल्यू नहीं बिगाड़ता, क्योंकि जो घुलते हैं वो सॉल्यूट होते हैं, जो सॉल्यूट होते हैं वो उनकी वैल्यू बढ़ने पर ओपी की वैल्यू बढ़ जाती है, वाटर पोटेंशियल कम हो जाता है। तो बोलो सॉल्यूट्स चेंज कर देते हैं सॉल्यूशन का, वाटर पोटेंशियल, सॉल्यूट पोटेंशियल, ऑस्मोटिक प्रेशर। लेकिन स्टार्च एक सॉल्यूट, हाँ, अगर स्टार्च एक सॉल्यूट होता तो हम कभी आटे की रोटी ना खा पाते। नमक होता ना, नमक, वो एक सॉल्यूट है। चीनी होती है ना, चीनी, वो एक सॉल्यूट है, पानी में डालो घुल जाएगी। अच्छा, कितने बच्चों ने नमक की रोटी खाई है? प्योर नमक की, नमक की, आटा नहीं होना चाहिए, बनती नहीं, क्योंकि पानी में डालोगे ना नमक, या नमक में डालोगे पानी। आटा आपने खाया है क्योंकि स्टार्च होता है। क्या होता है? हाँ, तो पानी को पकड़ लेता है, घुलता नहीं है पानी में, इसलिए डो बन जाता है। आप सोचो, प्लांट ने या हमने स्टोर किया फूड को ग्लाइकोजन की फॉर्म में या स्टार्च की फॉर्म में, दोनों इनसॉल्युबल हैं। सोचो अगर घुल रहे होते और मैं फूड स्टोर करता होता और ये घुलनशील होते, मतलब सॉल्युबल होते, तो सेल का ओपी, डीपीडी, पानी तो अंदर घुसता ही रहता, घुसता, हमारी प्यास कभी बुझती नहीं और सेल फट जाती, क्योंकि जितना ज्यादा स्टोरेज करते पानी की डिमांड उतनी ज्यादा होती। तो बोलो स्टोरेज फॉर्म हमेशा ऑस्मोटिकली इनएक्टिव होती है, ताकि ओपी ना बिगड़े, ताकि ऑस्मोटिक पोटेंशियल ना बिगड़े, ताकि वाटर पोटेंशियल ना बिगड़े। नहीं समझ पाए? हाँ, तो समझो ना, फिर समझदारी वाली बात है। बढ़े आगे। फिर आप बता, बच्चा कहता है सर ग्लूकोज भी सॉल्यूबल है, सुक्रोज भी सॉल्यूबल है, तो फूड का ट्रांसपोर्ट सुक्रोज की फॉर्म में ही क्यों? है ना, तो इसको भी पूरा करते हैं। बोलो फूड ट्रांसपोर्ट एज सॉल्यूबल एंड नॉन रिड्यूसिंग फॉर्म, ऐसे पूरा कर लो इसको। ठीक है, कि फूड का जो ट्रांसपोर्ट होता है वो सॉल्यूबल नॉन रिड्यूसिंग फॉर्म में होता है। अब बोलो नॉन रिड्यूसिंग का मतलब क्या? बोलो जो केमिकली किसी से रिएक्ट ना करे। पूछो कैसे? जैसे मैं आपको समझाऊं कि भाई अपने ना ग्लूकोज की बात करें। बोलो ये ग्लूकोज है, ग्लूकोज में 6 कार्बन होते हैं ना,
तो बताओ ग्लूकोज एक पायरेनोज स्ट्रक्चर होती है पानी में डिसॉल्व होने के बाद। पायरेनोज बोलो 6 मेंबर्ड रिंग है जिसमें 5 कार्बन और छठा मेंबर ऑक्सीजन होता है। 6 के 6 मेंबर अगर कार्बन होते तो बेंजीन होती। सही है। 5 मेंबर कार्बन और 1 मेंबर ऑक्सीजन हो तो फिर पायरोल है, सॉरी पायरेनोज है। तो बोलो ये ग्लूकोज है, क्या है इसमें कार्बन लिखो 1 2 3 4 5। बोलो फर्स्ट कार्बन रिड्यूसिंग। अगर इस ग्लूकोज को किसी से रिएक्ट करना होगा ना, इस ग्लूकोज को अगर किसी से क्या करना होगा तो पहले कार्बन से करेगा, फर्स्ट कार्बन से करेगा। ठीक है। और बताइए वहीं अगर बात करें किसकी, फ्रक्टोज की, किसकी, तो बोलो फ्रक्टोज भी एक शुगर है 6 कार्बन का। कितने कार्बन का, तो बोलो इसमें कार्बन 1 2 3 4 5 6। बोलो इसका सेकंड कार्बन रिएक्टिव है। अगर फ्रक्टोज को किसी से रिएक्ट करना होगा तो सेकंड कार्बन से करेगा। अब आप सोचो, अपने पास ये प्लांट है, ये प्लांट का रूट सिस्टम है, ध्यान देना बात पे। ये शूट में लीफ है, कौन है, लीफ में क्या हुआ, और फोटोसिंथेसिस से आपने ग्लूकोज बना के नीचे भेजा, भेजा, क्या पहुंचेगा ग्लूकोज नहीं पहुंचेगा। पूछो क्यों, भाई रास्ते में को रिएक्ट कर लेगा वो तो पहले कार्बन से, वो कहता है मेरा फर्स्ट कार्बन रिएक्टिव, कोई भी केमिकल मिला उससे रिएक्ट कर लिया। बोलो ग्लूकोज ग्लूकोज रहा ही नहीं, तो फूड ने तो अपने नेचर ही छोड़ दिया। और आप चाहते हो कि जब इसको फ्लोएम से भेजें तो कम से कम पहुंचे जहां जाना है इसने। रूट फोन कर दिया, कोई खाना नहीं आया होगा, तो खाना तो मैंने 1 घंटे पहले भेज दिया था, बोला अभी तो पहुंचा नहीं। कहता हाँ ग्लूकोज है ही ऐसा, क्योंकि पहला कार्बन रिएक्टिव है, बैठा होगा कहीं बातें करने किसी केमिकल के साथ। नहीं समझ रहे आप मेरी बात। तो फिर क्या करते हैं, बोलो ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोनों के वो हाथ बांध देते हैं जो लोगों से मिलते हैं। इसका पहला कार्बन रिएक्टिव और इसका, इनकी आपस में बॉन्डिंग करवा दो, करवा दी ना, तो ये क्या बन गया, बोलो केमिकली इनर्ट, इनएक्टिव। समझ रहे हैं बात या नहीं, क्या बन गया, नॉन रिड्यूसिंग, केमिकली इनर्ट। अब वो भेजोगे ना फ्लोएम से पक्का पहुंचेगा जहां जाना है ना। तो आप बताइए ग्लूकोज की फॉर्म में फूड का ट्रांसपोर्ट ना होने का कारण है कि वो सॉल्यूबल होने के साथ साथ क्या है, और ये सॉल्यूबल और नॉन रिड्यूसिंग है। समझे बात, यस और नो। अब आप बताइए जो पार्ट फोटोसिंथेसिस से फूड बनाता है उसको सोर्स कहिए, जो नॉन ग्रीन पार्ट जहां फूड जाता है उसको सिंक। तो बताइए जनरली फूड यही जाता है, सोर्स में बनता है और सिंक में, और जाकर स्टोर हो जाता है। बोलो ये तो तब की कंडीशन है, बोलो ऐसे, जब एनवायरमेंटल कंडीशन फेवरेबल है। जैसे बोलो स्प्रिंग, बसंत में नई नई लीव्स आ जाती हैं प्लांट पे, प्लांट बड़ा खुश है कि नई नई पत्तियां आ गई, नई नई लीव्स फोटोसिंथेसिस करती हैं, फूड बनाती हैं, नॉन ग्रीन पार्ट की तरफ फूड जाता भी बढ़िया से शानदार तरीके से, है ना। लेकिन सोचो ऑटम आ गया, पतझड़। अच्छा तुम्हें पता कैसे चलता कि ऑटम आ गया, हाँ, अगर आप किसी बंदे को ऐसे आसमान की तरफ देखने को कहो कि ऊपर देख और बता क्या है, तो आसमान देखता रहेगा, वो ये नहीं बता सकता कि स्प्रिंग है या, प्लांट देख के पता चलता है। अगर पत्तियां पीली पड़ जाएं, गिरने लग जाएं, तो कहते हैं कि भाई ऑटम आ गया, पतझड़। और अगर हरी हरी पत्तियां तो कहते हैं बसंत है भाई, स्प्रिंग। सही है। तो पत्तियां क्या होने लगती हैं कब, तो बोलो लीव्स तो गिर गई, सोर्स तो बचा नहीं। बोलो जो स्टोरेज ऑर्गन होते हैं ना, वहां से फिर फूड लेना शुरू करते हैं। तो बोलो फिर सिंक सोर्स का काम करती है और सोर्स सिंक का। समझ रहे हैं बात या नहीं। तो ये रिलेशन बोलो रिवर्सिबल है, इसीलिए बताइए आप बाई डायरेक्शनल बताते हैं इसको, सोर्स टू सिंक, और जरूरत पड़ने पर सिंक टू, इसीलिए फ्लोएम के ट्रांसपोर्ट को बाई डायरेक्शनल ट्रांसपोर्ट कहा जाता है, स्पेसिफाई करके। कोई प्रॉब्लम यहां तक, कोई ऐसी बात जो लगे कि भाई ऊपर से गई तो पूछ लो एक बार मेरे से जल्दी से, वरना मैं फिर फूड ट्रांसपोर्ट पढ़ाऊंगा आपको आगे। करें फिर शुरू, शुरू तो कर चुके हैं, आगे बढ़े। हाँ चलें, चलो पढ़ लो थोड़ा सा फिर चल लेना, तुम चलने के लिए तैयार ही रहते हो नहीं। बोलो दिस इज फ्लोएम, फ्लोएम में होती हैं सेल्स, फ्लोएम की सेल्स को बोलो सीव सेल्स कहा जाता है। जैसे यहां सेल बोलो ए, ये बोलो बी सी
डी, 4 सेल हैं, ठीक है। इन चारों सेल की बोलो जो कॉमन वॉल होती है ना, कॉमन वॉल, ये इनमें बहुत सारे पोर्स होते हैं। बोलो क्या होते हैं? पोर्स होते हैं। क्या होते हैं? जिनसे इनके साइटोप्लाज्म कनेक्टेड है। क्या है? तो बोलो साइटोप्लाज्म कनेक्टेड होने से क्या है कि ऑल द सेल्स वर्क लाइक एज द ट्यूब, सो दीज सेल्स कलेक्टिवली नोन एज सीव ट्यूब्स। एक सिंगल तो सेल है, लेकिन ABCD चारों का साइटोप्लाज्म अगर कनेक्टेड है आपस में, तो बोलो बिहेव लाइक एन ट्यूब, बिहेव लाइक एज, सो इट इज कॉल्ड एज। तो बताइए पूरी स्ट्रक्चर क्या है? पेन काला है, तो ये पूरी स्ट्रक्चर क्या है? और इसकी ये एक एक सेल। बोलो अगर जिम्नोस्पर्म पढ़ोगे ना, जिम्नोस्पर्म, तो सीव सेल होती हैं उसमें। सीव सेल में क्या होता है? साइडों वाली वॉल होती है ना, इनमें पोर होते हैं, कॉमन वॉल पे नहीं होते। सीव और सीव ट्यूब में कॉमन वॉल पे पोर होते हैं, ठीक है। बताओ ये जो पोर है ना, ये पोर, इसको तो कहेंगे सीव पोर। और बोलो जिस कॉमन वॉल पे पोर होता है ना, ये इसको कहते हैं सीव प्लेट। तो सीव प्लेट पर सीव पोर्स, जिससे कि मल्टीपल सेल्स बिहेव लाइक एज ट्यूब, सो इट इज कॉल्ड एज द सीव ट्यूब। क्लियर बात? हाँ या ना? एक बढ़िया बात और बताता हूं, सेल बायोलॉजी किसने पढ़ाई आपको? न्यूक्लियस किसने पढ़ाया आपको? और मैंने कहा था कि हमें कुछ सेल्स ऐसे भी मिली है जिनमें न्यूक्लियस नहीं होता। ह्यूमन आरबीसी का न्यूक्लियस मैच्योरिटी पर गायब हो जाता है, इसलिए आरबीसी का लाइफ स्पैन छोटा। क्योंकि एक सेल के सेल होने के लिए कितनी चीजों का होना जरूरी है? बाउंड्री, वर्क प्लेस, कंट्रोलर। और कंट्रोलर डीएनए, डीएनए न्यूक्लियस में होता है। और बोलो अगर कंट्रोलर खत्म तो सेल खत्म। हाँ या ना? अच्छे से। लेकिन सीव सेल्स नहीं मरती, सीव ट्यूब्स नहीं मरती। पूछो क्यों? क्योंकि इनके फंक्शन कंट्रोल कर, हालांकि ये भी ए न्यूक्लिएटेड है, मैं आपको क्लियर कर दूं, इनमें भी न्यूक्लियस नहीं होता। बोलो ये भी सेल्स कैसी हैं? इनमें भी न्यूक्लियस, इनमें भी न्यूक्लियस है ना। लेकिन साथ ही साथ ध्यान रखो, ये जल्दी मरती नहीं है। पूछो क्यों? क्योंकि इनके फंक्शन कंट्रोल करने के लिए साथ में इनमें होती हैं कंपेनियन सेल्स। क्या होती हैं? जो कि इनके फंक्शंस रेगुलेट कर लेती हैं। समझ रहे हैं बात या नहीं? और आप बताइए कि कंपेनियन सेल्स किस में प्रेजेंट हैं? एंजियोस्पर्म में, सीव ट्यूब के साथ। और बोलो अगर सीव सेल होती ना जिम्नोस्पर्म की, तो उनमें फिर होती हैं एल्ब्यूमिनस सेल्स। क्या होती है? और एल्ब्यूमिनस सेल और कंपेनियन सेल का काम एक जैसा ही है। कोई प्रॉब्लम? आगे बढ़ते हैं। हाँ बेटा, कोई प्रॉब्लम किसी को भी? क्या बात है, डाउट ना होने के सिर्फ दो ही कारण होते हैं भाई, या तो सब समझ में आ रहा है या फिर सब साफ है। तो क्या समझूं मैं? हाँ, आना भी चाहिए। ऐसे बताओ, आप ना कभी वेस्कुलर बंडल पढ़ना किसी भी किताब से, आप एनसीईआरटी से, अपने नोट से, जहां से आपकी इच्छा हो वहां से पढ़ना। लेकिन आप समझना, फ्लोएम जाइलम के साथ ही पढ़ा जाता है हमेशा। वेस्कुलर बंडल कहते हैं जाइलम फ्लोएम। आपने ये कहा कि टेरिडोफाइट्स में डेवलप हो गए क्या वेस्कुलर बंडल, तो जाइलम फ्लोएम साथ में पढ़े। जिम्नो भी जाइलम फ्लोएम साथ में पढ़े, एंजियोस्पर्म में भी जाइलम फ्लोएम। पूछो क्यों? बोलो जाइलम से ना वाटर ट्रांसपोर्ट करता है। बोलो ऐसे, क्या ट्रांसपोर्ट करता है? क्या ट्रांसपोर्ट करता है? किससे? बोलो जाइलम फूड ट्रांसलोकेशन। लेकिन फ्लोएम में फूड का ट्रांसलोकेशन होता जाइलम की वजह से ही, तो जाइलम हेल्प करता है फूड के ट्रांसपोर्टेशन में। पूछो क्यों? आप बताओ, फूड का ट्रांसपोर्टेशन होता है हाई TP2, और बोलो ये TP डेवलप करने के लिए पानी चाहिए, और ये पानी जाइलम प्रोवाइड करवाता है। इसलिए जाइलम फ्लोएम साथ में होते हैं वेस्कुलर बंडल्स की फॉर्म में, है ना। समझ रहे हैं बात बढ़िया से? और सुनिए, आप बताइए, हमारे पास एक सेल है मीजोफिल सेल, ये लीफ की मीजोफिल बोल दें इसको हम, ठीक है। इसमें फोटोसिंथेसिस होता है क्योंकि क्लोरोप्लास्ट आर प्रेजेंट इन द मीजोफिल सेल्स, नोट इन एपिडर्मिस, बस गार्ड सेल एक्सेप्शन थी। याद आया? तो बताइए, यहां फोटोसिंथेसिस चलेगा मीजोफिल सेल्स में? कैसे चलेगा? जब इस पे क्या गिरेगी?
है ना। और लाइट गिरने से बनेगा क्या? तो बताइए, मीजोफिल सेल हलवाई है जो कि पूरे प्लांट के लिए फूड बनाती है। तो बोलो, मीजोफिल सेल हलवाई है, हलवाई है ना, जो मिठाइयां बनाता है, खाना बनाता है लोगों के लिए। बोलो, ये मीजोफिल सेल पूरे पूरे प्लांट बॉडी की सेल्स के लिए खाना बनाती है, नॉन ग्रीन पार्ट के लिए। अच्छा एक बात बताओ, हलवाई अपनी मिठाई खुद नहीं खा सकता क्या? सारी, बोलो जितनी उसकी भूख है सिर्फ उतनी, बाकी बनाता है वो लोगों के लिए। वही बात यहां है, बोलो ग्लूकोज बना बहुत सारा है, बोलो ऐसे। लेकिन इसमें से थोड़ी अमाउंट ना मीजोफिल सेल किसमें कन्वर्ट कर लेती है? पूछो क्यों? वो कहती है रात को जब लाइट नहीं होगी ना, मैं जब फोटोसिंथेसिस नहीं करूंगी तब भी मैं मरूंगी नहीं, क्योंकि तब मैं मेरे स्टोर फूड से अपना रेस्पिरेशन चलाऊंगी। इसलिए अपने आप को जिंदा रखने के लिए थोड़ा बहुत फूड तो उसने खुद स्टार्च में कन्वर्ट कर लिया। और बोलो एक बड़ा पोर्शन भी, जैसे आपने 1000 किलो मिठाई बनवाई, उसमें से 1 किलो हलवाई ले गया कि चलो मेरे घर पे ले जाता हूं। 1000 किलो में से कितना कौन ले गया? तो बाकी बचा कितना? सही है, वो 999 किलो है जो वो आप में बट गई। तो वही बताओ, तो भाई इस 1000 किलो ग्लूकोज में से 1 किलो तो स्टार्च बन गया और 999 सुक्रोज, क्योंकि उसको वो तो ट्रांसपोर्ट करवाना है ना। यस और नो? यस और नो? और सुक्रोज कैसे बना? बोलो, ग्लूकोज से फ्रक्टोज बना, फिर ग्लूकोज और फ्रक्टोज जुड़कर क्या बन गए? अगर आपके पास 1000 मॉलिक्यूल ग्लूकोज के हों, कितने? अच्छा, सुक्रोज कितने बनेंगे? हाँ, क्योंकि 2 ग्लूकोज से 1 सुक्रोज है। एक आधे ग्लूकोज फ्रक्टोज में बदल दो और फिर फ्रक्टोज और ग्लूकोज को जोड़ के क्या बना दो? सुक्रोज। बिकॉज सुक्रोज इज ए डाइसैकेराइड, और डाइसैकेराइड में 2 मोनोसैकेराइड आपस में जुड़ते हैं। ऊपर से गया ना सब? पता ही नहीं चला गुरुजी क्या पढ़ा रहे हो आप? पक्का? और सुनो फिर, अब क्या हुआ कि जो सुक्रोज है ना अपने पास, कौन है? बोलो, ये सुक्रोज पहले आएगा कंपेनियन सेल में। कहां पर? पूछो क्यों? देखो, फ्लोएम की सीव ट्यूब्स का काम है फूड का ट्रांसपोर्टेशन करना। फ्लोएम की फूड का क्या करना? फूड का क्या करना? बोलो, फ्लोएम से कितना फूड किस डायरेक्शन में जाएगा? कंट्रोल तो कंपेनियन सेल ही करती हैं, क्योंकि न्यूक्लियस तो इनके पास ही है ना। सीव ट्यूब के पास न्यूक्लियस थोड़ी है, तो उनके फंक्शन कौन कंट्रोल करता है? तो कितना फूड किस डायरेक्शन में जाएगा ये कौन कंट्रोल करेगा? एग्जैक्टली। तो आप बताइए, सुक्रोज में फूड आता है, सुक्रोज में जब फूड एंटर करता है ना, इसको फ्लोएम लोडिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? बोलो, फ्लोएम लोडिंग एक एक्टिव प्रोसेस है। बोलो ऐसे, फ्लोएम लोडिंग इज एन एक्टिव प्रोसेस अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। ठीक है, अब मैं ना इस एक्टिव प्रोसेस को समझाता हूं आपको। समझाऊं? आप सोचो, जैसे मान लो अपने पास ना ये कंपेनियन सेल है। कौन सी सेल है? ये इस कंपेनियन सेल की बोलो सेल मेम्ब्रेन है। ठीक है बेटा, क्या हो गया? हाँ बच्चे, तेरे लिए हो रहा है, मेरे लिए तो हो ही नहीं रहा। अगर तू 2 घंटे से बैठा पढ़ रहा है तो मैं 2 घंटे से लगातार पढ़ा भी रहा हूं, ये भी ध्यान रख, है ना। तो लास्ट के 5-7 मिनट क्लास के क्यों खराब कर रहे हैं आप? अगर आपको लग रहा है मैं क्लास छोड़ सकता हूं, लेकिन अगर आप पढ़ना चाहते हो तो सिर्फ पढ़ना ही है अपने को। फालतू चीजों के लिए टाइम कहाँ है अपने पास यार? है क्या? मेरे पास तो नहीं है। मेरे पास बोलने के लिए इतना कुछ है बच्चे, अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस, कि मेरे पास तो रुकने का टाइम है नहीं। आपके पास है क्या? तो फिर काय को नुकसान करवा रहे हो अपना? मैं किस लिए आया हूं क्लास में? बस पढ़वाइए मुझसे आप। मुझे तो रुकने का मौका ही नहीं देना चाहिए आप लोगों को। आपके चेहरे पे तो ये होना चाहिए, आगे बताओ, आगे बताओ, और बताओ। नहीं, और गुरुजी छुट्टी कर देते तो खुश हम सबसे ज्यादा होते हैं, या मजा आ गया। नहीं, चलो आप तो मेरे को पढ़ाने के लिए बोलो ना सर, कि आप तो पढ़ाओ, आपका काम क्या है? और आपका बस, इसके अलावा कोई दूसरी चीज है ही नहीं ना दुनिया की हमारे क्लासरूम के अंदर, है क्या? बस, जब 2 घंटे सहन कर लिया तो 15 मिनट और कर ले। कंपेनियन सेल है। देखो ये ना बात एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको बताऊं, ये मैं अलग से पढ़ाने लग गया। पूछो कब से? 2017 से, 2017 से। पूछो क्यों? क्योंकि नीट में क्वेश्चन आ गया था
और वो क्वेश्चन इसी बात से सॉल्व होता है। पूछो क्या था क्वेश्चन, तो पहले चीज पढ़ लो, फिर उसके बाद मैं क्वेश्चन सॉल्व करवाता हूँ, है ना। आप बताओ कि ये कंपेनियन सेल की सेल मेम्ब्रेन, अंदर साइटोप्लाज्म है। अब बाहर क्या है, सुक्रोज है। क्या है बाहर, सेल के बाहर सुक्रोज है, और सुक्रोज को हमने क्या लाना है, क्या लाना है, फूफा जी टाइप है। तो शादियों में होते हैं ना, एक फूफा जी नाराज ही रहते हैं, मनाने के लिए एक बंदा साथ में लगाना ही पड़ता है कि घर के बड़े जवाई हैं, ख्याल रखना है इनका, तो एक स्पेशल बंदा उनके सेवा पानी के लिए लगता है कि भाई ये नाराज नहीं होना चाहिए, बाकी कुछ भी हो जाए, दुनिया इधर से उधर हो जाए लेकिन ये नाराज। वो वही टाइप है, सेम टू सेम सुक्रोज। बोलो सुक्रोज मेम्ब्रेन से, या जो शुगर्स होती है ना कार्बोहाइड्रेट, ये मेम्ब्रेन से एफिशिएंटली क्रॉस नहीं हो पाते। बोलो ऐसे मेम्ब्रेन के अक्रॉस एफिशिएंटली ट्रांसपोर्ट हो नहीं पाते। कौन, शुगर्स, और उसमें सुक्रोज भी एक शुगर है। अब सुक्रोज को अंदर लाना कि भाई आ जा, तेरे को तो लेके जाना है फ्लोएम से, तो गाड़ी में बैठ नहीं रहे, नहीं समझ रहे आप मेरी बात। तो आप बताइए अंदर से क्या करेंगे, मनाने के लिए ना हम H+ आयन भेजेंगे कि भाई तू ऐसा कर, तू बना के ला फूफा जी को। तो अंदर से बोलो H+ आयन जाते हैं, साइटोप्लाज्म से बाहर की तरफ क्या जाते हैं, दूसरी सेल में जहां से सुक्रोज लेके आना है हमने। बोलो यहाँ H+ आयंस की कंसंट्रेशन क्या की जाती है, मान मनुहार ज्यादा की जाती है। बोलो इधर H+, इधर H+, तो बोलो एनर्जी खर्च करके जाते हैं ये H+, एटीपी खर्च करके जाते हैं। खर्चा होता है फूफा जी को लाने का, है ना। तो फिर आप बताइए कि जब ये इधर से H+ अकॉर्डिंग टू ग्रेडियंट दोबारा फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन से आएंगे ना, अकेले नहीं आएंगे, इस बस फूफा जी को मना के लाए हैं साथ में कि चलो 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 चलते हैं। देखो सिम्पोर्ट का एग्जांपल है, बताइए अक्रॉस द मेम्ब्रेन शुगर्स अकेली नहीं ट्रांसपोर्ट करती, अकेले ट्रांसपोर्ट, इसलिए साथ में किसको लाया गया, H+ आयन को। H+ आयन पहले अंदर से बाहर आते हैं, फिर बाहर से जब अंदर जाते हैं ना, तो तब सुक्रोज को साथ में लेकर जाते हैं। मुझे एक बात बताओ, क्या सुक्रोज को अंदर ले जाने में एनर्जी खर्च हुई, नहीं नहीं, कहां हुई, सुक्रोज को अंदर ले जाने में कहां एनर्जी खर्च हुई, नहीं हुई ना। लेकिन क्या इस ओवरऑल प्रोसेस में एनर्जी खर्च हुई, तो बोलो ओवरऑल फ्लोएम लोडिंग प्रोसेस एक्टिव होता है, ओवरऑल। तो बेसिकली आप बताइए कि सुक्रोज को अंदर लाने में एनर्जी खर्च नहीं हो रही, लेकिन अंदर लाने के लिए जो ग्रेडियंट डेवलप किया उसमें तो एनर्जी खर्च की ना, तो ओवरऑल प्रोसेस एक्टिव काउंट होता है। ये हुआ ऐसे 2017 में क्वेश्चन था कि भाई सुक्रोज, अब देखो यहां से कंपेनियन सेल से किस में आ गया, सीव ट्यूब में, तो क्या फ्लोएम में सुक्रोज लोड हो गया। अगर आपसे पूछा जाए कि फ्लोएम से किसका ट्रांसपोर्ट होता है, कार्बोहाइड्रेट का, तो क्या फ्लोएम में कार्बोहाइड्रेट का लेवल हाई है, हाँ या ना। अच्छा ये कैसे अंदर लाया गया, H+ आयन को बाहर भेजकर। तो बताओ फ्लोएम में H+ आयन ज्यादा है या बाहर, फ्लोएम में H+ आयन ज्यादा है या बाहर। तो फ्लोएम का पीएच कैसा है, फ्लोएम में H+ आयन कम है या ज्यादा है, कम है, तो पीएच ज्यादा है या कम, तो एल्कलाइन हो गई ना। यही क्वेश्चन था एनसीईआरटी, मतलब एग्जामिनर ने बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन दिया था, बिल्कुल ऐसे, ए फ्यू ड्रॉप्स फ्रॉम द फ्लोएम सैप आर सेपरेटेड फ्रॉम द प्लांट बॉडी, फिर ऐसे पूरी कहानी लिख के फूड ट्रांसलोकेशन के लास्ट में पूछा कि इस फ्लूइड की पीएच बताओ, समझ रहे हैं। तो बताओ पीएच कितनी हो गई, एल्कलाइन। तो पहले मैं ये बात सिर्फ पढ़ा के जाता था कि फ्लोएम की पीएच एल्कलाइन है और फ्लोएम लोडिंग कैसा, लेकिन उसके बाद से फिर मैंने ये बात बताना भी शुरू कर दिया कि चलो बच्चे को समझ तो आए ना, कम से कम एक्टिव होता कैसे। तो बताइए अक्रॉस द मेम्ब्रेन जब भी शुगर्स ट्रांसपोर्ट साथ में आयंस के करती हैं, सिम्पोर्ट का बढ़िया एग्जांपल है अपने पास ये। और याद करो मैंने कहा भी था सिम्पोर्ट का एग्जांपल मैं फ्लोएम ट्रांसपोर्ट में आपको समझा दूंगा, आज समझा भी दिया है ना। तो कल मैं आऊं तो यहीं से क्लास शुरू करेंगे अपने दोबारा, ठीक है, इसलिए इसको मैं सेव करके जा रहा हूं अभी।